अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करते हैं। ये असाइनमेंट है हमें अप्रैल 2026 का, जिसमें हमें बेसिकली एनालिसिस करनी है। और उसके लिए आपको सवाल दिया गया है। सवाल ओपन कर लेते हैं। एनुलेशंस एक डाटा एनालिटिक्स फॉर्म है जो बेसिकली हायर की गई है T20 फ्रेंचाइज को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली किसी भी प्लेयर के स्ट्राइक रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। ये असाइनमेंट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है एज कम्पेयर टू लास्ट अटैम्प्ट। और खसूसन वो लोग जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन साथ साथ उसकी जो स्टैटिक्स होती हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको स्टैटिक्स क्रिकेट के शो में आपको दौरान दिखाया जाता है। तो अगर किसी ने उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया है तो उसके लिए बहुत मज़ेदार है। सही है। अगर आपको पता हो कि स्पोर्ट्स में मशीन लर्निंग और स्टैटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सही है। अगर आपको याद हो, जर्मनी ने 2014 में जो फीफा मैच जीता था, उसमें उसने एक एक पैटर्न आइडेंटिफाई किया था, एक एक जो भी टीम उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। सही है। और उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए इन्होंने अपने एक एक प्लेयर की पोजीशन को प्रेडिक्ट किया था कि वो किस तरीके से आगे प्ले करेगा और किस तरह से आगे मूव देगा और किस तरह से वो लोग जीतेंगे। और अल्टीमेटली वो फीफा जीत भी गए 2014 में। लेकिन उन्होंने पहले ट्राई की थी 2010 में, जिसमें वो हार गए थे। तो क्रिकेट में भी इसी तरीके से जो फ्रेंचाइजेस ली जा रही होती हैं, उसमें भी आने वाले वक्तों में मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और अभी फिलहाल इस फ्रेंचाइज को आपको ये बताना है कि स्ट्राइक रेट जो है वो किन वेरिएबल्स की बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है और उसका स्कोर बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमारे पास मुश्किल से 6 वेरिएबल हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ इन 6 वेरिएबल्स की बेसिस पे ही प्रैक्टिकली आप स्ट्राइक रेट को प्रिडिक्ट कर सकें। और बहुत सारे वेरिएबल्स भी मायने रखते हैं। सही है। अभी हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उसमें ये कि हमने टोटल रन्स कितने बनाए, या चौके कितने लग रहे हैं, छक्के कितने लग रहे हैं, फिफ्टीज कितनी स्कोर हो रही हैं, एक एवरेज बैटिंग लाइन कितनी है, और कितने मैचेस प्ले किए हैं उस प्लेयर ने। तो ये सारे वेरिएबल्स के साथ साथ हो सकता है कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी हों जो बहुत ज़्यादा हाईली सिग्निफिकेंट हो और हम उन्हें पीछे छोड़ दें, या हमारे पास वो वेरिएबल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसकी बेसिस पे आगे अपने मॉडल को सही तरीके से प्रिडिक्ट ना कर सकें। ये एक चांस है। सही। तो इसके लिए आगे हम उस मॉडल की एक्यूरेसी को भी जानेंगे, और उसकी एक परसेंटेज भी आएगी, और एक न्यूमेरिक वैल्यू भी आएगी जिसको हम RMSE कहते हैं। तो ये आगे हमें प्रिडिक्ट करके बताती है कि भाई क्या कितना एक्यूरेट है आपकी प्रिडिक्शन। सही। तो शुरू करते हैं। 6 वेरिएबल्स को जब हम आगे क्लीन करते हैं, उसको पूरे एक फनल एनालिसिस से गुजारते हैं, देन उसको क्लीन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि वन हॉट कोडिंग वगैरह हम कर रहे हैं, स्केलिंग वगैरह कर रहे हैं, जो कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीन पाइपलाइंस होती हैं, प्रैक्टिकली वो इस सारे प्रोसेस से गुजरती हैं। सही है। देन जब हमारा डाटा सारा मॉडल के लिए प्रिपेयर्ड हो चुका होता है, तो उसी मॉडल के डाटा को हम फिर बाद में ईडा परफॉर्म करते हैं, उसमें से थोड़ी सी इंसाइट्स निकालते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट वगैरह थोड़ा सा पैटर्न देखते हैं। हमने क्या किया, पहले एक जनरल पैटर्न देखा, जनरल पैटर्न के बाद हमने देखा, थोड़ा सा स्पेशलाइज कर लिया, हमने बोला कि यार सब छोड़ो, हमें जनरल पैटर्न से कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही। तो हम क्या करते हैं, हम टॉप 10 जो हमारे रन स्कोरर्स हैं, जिन्होंने ठीक ठाक रन स्कोर्स किए हैं, टॉप 10 जो हमारे बैट्समैन हैं, उनको हम उठा लेते हैं। और उसको उठाने के बाद हमने उनके डाटा के ऊपर हमने स्टडी किया कि क्या डाटा क्या बता रहा है हमें। तो हमें थोड़ी सी वहां से इंसाइट्स मिली। लेट्स फिर हमने थोड़ा सा हम आगे बढ़े, और वो जो हमने 6 वेरिएबल्स का डाटा हमने लिया था, उसको हमने बाद में क्या किया, हमने शफलिंग कर ली, थोड़ी सी रैंडमनेस स्टेट हमने डिफाइन की 42। और उस रैंडमनेस की बेसिस के ऊपर हमने अपने डाटा को आगे फिर स्प्लिट कर लिया 80% 20%। सही है। 80% जो डाटा है उसको हमने ट्रेन के लिए कर लिया, 20% को टेस्ट के लिए कर लिया। और हमने इस दो डाटा सेट से फिर आगे मजीद दो दो करके 4 डाटा सेट्स बना लिए, यानी कि 2x और 2y। यानी कि x जो है वो हमारे सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और y जो है वो हमें बेसिकली प्रिडिक्ट करना है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने x के भी दो बना लिए ट्रेन और टेस्ट, और y के भी दो बना लिए ट्रेन और टेस्ट की। आगे जाके जो अभी हम शुरू करेंगे लेक्चर, उसमें आपको सब चीजें नजर आ जाएंगी। ठीक है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको ये पूरा असाइनमेंट करके एंड में फ्रेंचाइज को ये बताना है
कि भाई जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईली कोरिलेशन कोफिशिएंट कौन सा है, और ये मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, और मॉडल कितना एक्यूरेट है, और आगे आने वाले वक्त में अगर आप कुछ और वेरिएबल्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा लें तो कितना मॉडल एक्यूरेटली काम कर सकता है। और आप इस मॉडल का लाइव साइमुलेटर बना के उन्हें दे सकते हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन पे इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिकेट मैच होने जा रहा है या कोई फ्रेंचाइज स्टार्ट होने जा रही है, तो वहाँ ये लाइव उसको ये स्टडी कर सकते हैं। तो आपका डाटा सेट तो खैर बहुत ही छोटा है। ये होता क्या है कि डाटा सेट जब बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो फिर वहाँ पे सीपीयू के अलावा फिर जीपीयू टीपीयू डिप्लाई किए जाते हैं और क्लाउड के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो लाइव आपके ये सारी चीज़ें फ्रैक्शन फिगर शो हो रहा होता है। सही है। लेकिन ये कि क्रिकेट की स्टैटिक्स मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कोई बड़े बड़े डाटा सेट्स तो है नहीं। अगर मैं प्रैक्टिकली भी बात करूं, इसके अलावा जो दूसरे प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं उसमें चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ खास चैलेंजेस होंगे। सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को फोकस रखना होता है। आप इससे पहले जितनी भी मैंने आपको साइंस बताई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती अगर आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता है कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ठीक है। तो फिलहाल ये है कि आपको T20 फ्रेंचाइज ने आपको कुछ सालों का डाटा दे दिया है और वो आपको एक्सेल फाइल CSV में मौजूद है। और हम आगे शुरू करते हैं। फिलहाल ये है कि मशीन लर्निंग की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो आप उससे ऑलरेडी वाकिफ ही है कि आपको पता होगा 80 to 90% जो है मशीन लर्निंग वो स्टैटिक्स के ऊपर ही बेस करती है। ठीक है। आपको इन्होंने एक जो CSV फाइल प्रोवाइड की है वो बेसिकली स्टैटिक्स है। अब आप उसके ऊपर कुछ स्टैटिकल मॉडल बिल्ड करेंगे और वही आपका आगे जाके मशीन लर्निंग का काम करेगी। इसमें पाइथन जो है वो एक तरीके से सिर्फ इतनी अहमियत रखती है कि आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। सही है। अगर आगे जाके अगर आप कैरियर चूज करते हैं मशीन लर्निंग का, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको स्टैटिक्स की अच्छी नॉलेज हो। इसी वजह से मैंने आप लोगों के लिए स्टैटिक्स के लेक्चर्स जो है मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। आ, यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये लेक्चर जो है प्लीज इसको लाजमी देख लीजिएगा। आप ये मैंने ऑप्शन रखे हुए हैं लेकिन स्टिल ये बहुत हाईली रेलेवेंट हैं। और साथ साथ मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर जो मैंने AI का लेक्चर डाल रखा है, इसके अंदर सारे टेक्निकल जार्गन्स आपके कवर हो जाएंगे। तो प्लीज इसको लाजमी अटेंड कीजिएगा क्योंकि असेसमेंट जो आपकी आएगी उसमें ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ मैंने कुछ PDF की फाइल्स भी मैंने दी हैं, उसको भी प्लीज स्टडी कर लिएगा। ये मशीन लर्निंग के अंदर मैंने ये कुछ PDF की फाइल्स शेयर की हुई हैं, इनको प्लीज देख लिएगा। जो MCQs हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, तकरीबन शायद 200 250 MCQs हैं मशीन लर्निंग के। और जो असाइनमेंट के रेलिवेंट MCQs हैं वो तो खैर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज इसको जरूर देख लिएगा। और ये लेक्चर मैं इस हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपसे वो सिर्फ असाइनमेंट को ही सॉल्व ना कर सको बल्कि साथ साथ आप असेसमेंट की भी आपकी तैयारी हो। सही है। और थोड़ा बहुत उसमें स्टैटिक्स का फ्लेवर भी डाला हुआ है ताकि आपको जो स्टैटिक्स आपने नहीं भी पढ़ी वो यहाँ पे कवर कर लो। लेकिन सिर्फ ये इसकी हद तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास आम प्रैक्टिकली जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कहीं ना कहीं फिट हो रही होती हैं और उसके हिसाब से आपको रेलेवेंट एल्गोरिथम अप्लाई करना होता है। हमारे पास जो प्रॉब्लम इस वक्त राइट नाउ है वो हम ये है कि हम स्ट्राइक रेट प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। पहले तो हम इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर थोड़ा सा यूनिवेरिएट एनालिसिस करेंगे अपने असाइनमेंट में, फिर बाद में मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड देन फिर हम आगे मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे। सही है। तो जितना भी हम शुरू में काम करेंगे वो इस तरह से कह सकते हैं कि वो आइसबर्ग के बिलो बॉटम 80% यहाँ पे लाया करता है, और एंड में जो आपका जो सैमुलेटर तैयार होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो सैमुलेटर काम करेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो बेसिकली एक आपकी आइसबर्ग की टिप है जो कि 20% है। उसके पीछे जितना काम हुआ हुआ है वो लोगों को नजर नहीं आता, लेकिन आपके एग्जाम में उसी चीज के नंबर है। ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस, यूनिवेरिएट प्रोफाइलिंग, मल्टीवेरिएट मशीन लर्निंग, ये सारी प्रोसेस से अभी हम गुजरेंगे अपने असाइनमेंट के अंदर। और रिकॉर्डिंग आपकी बन रही है तो आपको ऑलरेडी इससे आइडिया हो रहा होगा कि हमारा असाइनमेंट किस तरह का है। सही है। अच्छा, जो हमारी प्रॉब्लम है हर प्रॉब्लम के लिए रेलेवेंट हम एल्गोरिथम डिप्लॉय करते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम है वो रेग्रेशन है और रेग्रेशन के अंदर हम लिनियर रेग्रेशन वाली प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। सही है। अब लिनियर रेग्रेशन से थोड़ा सा एक रेलेवेंट एक टॉपिक है कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि शुरू में ही आ जाएगा। सही है।
तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट बेसिकली आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बाज़ औक़ात कोई कोई नो रिलेशनशिप भी आपके पास आ सकता है। तो ये आपके नंबर वेरी करते हैं 1 से लेके -1 के दरमियान में, और आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बताता है कि कितना पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर नंबर आपका पॉजिटिव में ऑलरेडी है तो उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन स्ट्रांग है या नहीं वो आपको पता चलेगा जितना ज़्यादा नंबर 1 से क्लोज है। और अगर आपका नंबर नेगेटिव में है तो उसका मतलब ये है कि आपका पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन नेगेटिवली स्ट्रांग कोरिलेशन है। इसका तब पता चलेगा जब वो नंबर आपका -1 से करीब होगा। ठीक है। तो जब हम अपने असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे तो शुरू में ही आप नोट करोगे कि आपके पास दो अलग अलग तरह के स्कैटर प्लॉट बन रहे होंगे और उसके ऊपर मैंने कोरिलेशन निकाला हुआ है। और ये आपकी एग्जाम की भी रिक्वायरमेंट है। एग्जाम ने कोरिलेशन निकालने को नहीं कहा, लेकिन स्कैटर प्लॉट पे आपको ग्राफ बनाने को कहा था, जो आपकी वन ऑफ रिक्वायरमेंट है। और उससे रेलिवेंट ये आपको मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोरिलेशन का, कि कोरिलेशन आपको क्या बता रहा होता है। ठीक है। तो फिलहाल ये कि उसने जब दो ग्राफ हमसे बनवाए तो हमें ये पता चला कि एक प्लेयर बहुत ज्यादा अगर मैचेस खेले तो शुरू शुरू में मतलब 0 to 10, मतलब शुरू शुरू में तो कह सकते हैं कि भाई स्ट्राइक रेट इंप्रूव होता है। लेकिन फिर मैचेस ज्यादा खेलता रहे, 10 से 20 हो गए, 20 से 30 मैच खेल लिए, 30 से 40 खेल लिए, 40 से 50 खेल लिए, लेकिन उसमें स्ट्राइक रेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, बल्कि डाटा डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये कोरिलेशन आपका पहले वाले कोरिलेशन से थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रांग है। ठीक है। वो ये कह रहा है कि भाई आपका स्ट्राइक रेट इंप्रूव होता रहता है जैसे जैसे आप बहुत ज्यादा बाउंड्रीज को टच करते रहें। ठीक है। लेकिन ऑल्सो के जब आपकी 50 बाउंड्रीज टच हो जाती हैं तो फिर उसके बाद थोड़ा सा डाटा आपके डिस्पर्जन आपकी हो रही है, और फिर बहुत ज्यादा होती रहती है, और आप जैसे जैसे आपकी बाउंड्रीज टच हो रही है। ठीक है। बाउंड्रीज टच से हमारी ये कि या तो आप चौका लगाओगे तो बाउंड्री टच होगी, या छक्का लगाओगे। सही है। इसके और कोई दूसरे हमारे जो पॉसिबल सिनेरियोस हैं उसमें तो हमारी कोई बाउंड्री टच नहीं हो रही। सही है। तो जो डाटा हमें दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, बाउंड्रीज के लिए हमने चौका और छक्के वाली जितनी हमारे कॉलम्स हैं उनको कंबाइन करके हम अपनी बाउंड्रीज एक तरफ कर लेंगे, और जो नंबर ऑफ मैचेस प्लेस है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो हमने इन दोनों को हमने यहाँ पे रखा एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्ट्राइक रेट है, उसको हमने यहाँ पे रखा। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि स्टैटिक्स में बहुत बहुत बेसिक सी समझ होनी चाहिए कि जो वेरिएबल डिपेंडेंट है जिसको प्रिडिक्ट करना है वो हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। वाई एक्सिस आपका हमेशा यहाँ पर होता है। सही है। आपका जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है। अब एक्स एक्सिस में हमने दो वेरिएबल रखे, एक तरफ हमने मैच प्ले रख लिया, एक तरफ बाउंड्रीज रख लिया। ये वो दो वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सही है। स्ट्राइक रेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर, जिनमें से एक बाउंड्रीज भी है, एक मैच प्लेड भी है। ठीक है। खैर, इसी तरीके से जब हम आगे और आगे बढ़े तो एक रिक्वायरमेंट ऐसी भी आई जिसने कहा कि भाई उन टॉप 10 बैटर्स को उठा लो जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर प्ले किया है, और उनके डाटा के ऊपर हम रख के देखते हैं कि भाई क्या स्ट्राइक रेट इंप्रूव होता है अगर ये लोग रन ज्यादा बनाते हैं। तो हमें कुछ प्लेयर्स का ऐसा भी डाटा नजर आया जो बहुत ज्यादा ही एक्सप्लोसिव उनका डाटा था। ठीक है। यानी कि ऐसा भी है कि इन्होंने टोटल रन बहुत अच्छे बनाए और उनका स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर हाई गया। लेकिन किसी का ऐसा भी हुआ कि उसने टोटल रन बहुत ज्यादा बनाए हैं लेकिन उसका स्ट्राइक रेट कुछ खास इंप्रूव नहीं हुआ। तो हमारे पास वेरी कर रहा है। ठीक है। कंक्लूजन ये है कि टोटल रन्स जो है वो अकेला अकेला डिक्टेट नहीं करता है स्पीड को। चाहिए हमें एक मल्टी वेरिएबल रेग्रेशन मॉडल चाहिए ताकि हम अपने स्ट्राइक रेट को प्रिडिक्ट कर सकें। तो फाइनली हमने कंक्लूड कर लिया कि भाई अब हमें एक मॉडल चाहिए, और उसके लिए अब हम यूज करने जा रहे हैं रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्शन के लिए भी यूज होता है, फोरकास्ट करने के लिए। आपके बहुत सारे जो इकोनॉमिक्स हैं जो अगले 2050 तक की इन्होंने जीडीपी फोरकास्ट कर रखी है, और बहुत सारे इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स फोरकास्ट कर रखे हैं, और उसी की बेसिस के ऊपर आगे जाके आपकी इंश्योरेंस में क्लेम रिजर्विंग हो रही होती है, IFRS 9 में बैंक्स के अंदर ECL निकल रहा होता है। ये सारी जो चीजें हो रही होती हैं ये प्रिडिक्शन की बेसिस पे होती है, और वहाँ पे यही मॉडल्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है। एज अ चार्टर अकाउंटेंट अगर आप आगे इस वाले एरिया पे नेविगेट करते हैं तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। सही है। रूट कॉज एनालिसिस के लिए भी ये चीज यूज हो रही होती है।
अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। रिग्रेशन की थोड़ी सी बेसिक बता देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कैटेगोरिकल नहीं होना चाहिए। अगर ये कैटेगोरिकल है तो फिर रिग्रेशन इस्तेमाल नहीं होगा, फिर यूज होगा क्लासिफिकेशन। सही है। थोड़ा सा पहले चले जाता हूँ जो मैंने यहाँ दिखाया। अगरचे आपका वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है, लेट्स से फॉर पे स्ट्राइक रेट जो है वो तो न्यूमेरिकल है। सही है, कि भाई कितना स्ट्राइक रेट होगा। सही है। लेकिन अब मैं एक वेरिएबल कहूँ कि भाई लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फला बंदा जो है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा जो है या तो मेल है या फीमेल है। अब ये मेल और फीमेल जो है ये न्यूमेरिक है नहीं, तो यानी कि ये क्या है, ये नॉन न्यूमेरिक है। नॉन न्यूमेरिक मतलब कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल अगरचे आपको इंफॉर्मेशन को प्रेडिक्ट करना होता है तो उसके लिए फिर हम रिग्रेशन इस्तेमाल नहीं करते। ये प्लीज, ये वाली बात प्लीज नोट डाउन कर लें। तो ये रिपीट कर रहा हूँ कि हम रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन कैटेगोरिकल यानी कि न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन के लिए। सही है। अदरवाइज आप फिर क्लासिफिकेशन यूज करोगे अगरचे आपको कहते हैं कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करनी है। आपके लास्ट दो अटैम्प यानी करंट अटैम्प और पिछली अटैम्प में रिग्रेशन का ही सवाल आया, क्लासिफिकेशन का अभी तक सवाल नहीं आया। लेकिन आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक। प्लीज इसके बारे में स्टडी कर लिएगा डिटेल में। मैं लेक्चर लेके चल रहा हूँ, मेरा टारगेट है कि उस लेक्चर को जितना कंसाइज रिकॉर्ड कर सकूँ उतना मैं कोशिश करूंगा। तो आपको मैंने बता दिया कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है हमारा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। और वो सब हम उसको एक्स कहते हैं, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आगे कभी भी आपको कभी भी कोई स्कैटर प्लॉट बनाना पड़ गया तो स्कैटर प्लॉट पे नीचे हमेशा एक्स रखोगे। सही है। ऊपर आपका साइड में वाई होगा। ये आप हमेशा एक चीज में एक श्योर रखेगा। सही है। अच्छा। अब ये जो मैंने आपको बता दिया कि आप फॉर एग्जाम्पल, ये छोटी सी एग्जाम्पल है कि भाई आपके पास ये फाइनल एक कॉलम है जो रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू जो है वो बेस करता है बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये चार वेरिएबल्स हैं जिसमें एक सोशल पोस्ट, कम्पिटिटिव एक्टिविटी, मार्केटिंग स्पेंडिंग और प्रोमोशन काउंट, ये सब चीजें आ रही हैं। ये जो सारे वेरिएबल्स हैं ये आपके एक्स हैं। सही है। और फाइनली जो आप रेवेन्यू प्रिडिक्ट करने जा रहे हो ये आपका वाई है। सही है। अगर ये न्यूमेरिकल नहीं होता तो फिर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो ये है कि जब हम इस डाटा सेट के बेसिस के ऊपर रेवेन्यू को प्रिडिक्ट करना सीख लेते हैं तो फिर हम किसी भी रैंडम डाटा को हम सामने लाते हैं टेस्ट के दौरान, और उसके हम ये चार वेरिएबल डालते हैं एक्स तो हमें वाई पता चल जाता है। इसको कहते हैं हमने साइमुलेशन कर रहे हैं हम, यानी कि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो साइमुलेटर हमने एक बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा खैर, तो शुरू करते हैं। हमने इस मॉडल के लिए शुरू किया OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। और बेसिकली ये एक लिनियर रिग्रेशन में एक ऐसा मेथड है जो बेसिकली आपके जो डेटा आपने वेरिएबल्स उसको पास किए हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, उसमें रहते हुए एक ऐसी लाइन आपकी प्रोड्यूस करता है जिसमें कम से कम एरर्स हो और अच्छी से अच्छी प्रिडिक्शन वो कर सके। यानी भंड नहीं मारे, अच्छी से अच्छी प्रिडिक्शन करे, आपके बहुत ज्यादा कोई प्रिडिक्शन से वर्सेस एक्चुअल में डिफरेंस ना आए। ठीक है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के कुछ प्रोस हैं, कुछ कॉन्स हैं, और नॉर्मली ये प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके और बहुत सारे भी यूजेस हैं। इसको स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स भी यूज करते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट भी यूज करते हैं। ये इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। ठीक है। तो इसमें कुछ टेक्निकल जार्गन्स हैं जो वक्त के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगे। सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन आ रही है ये बेस्ट फिट लाइन, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेसिकली ये है कि आपके मॉडल के अंदर जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, इस पे मैं आ जाता हूँ। ये मैंने अभी फिलहाल जुपिटर पे ओपन किया है, मैं आपको गूगल कोलैब वगैरह सबके ऊपर मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। सही। एक मिनट। तो ये हमारे पास ओपन हो गया, और यहाँ पे जब हम मॉडल को फिट करेंगे, मैं पहले सारा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे हम मॉडल को फिट कर रहे हैं। और मॉडल को जब हम फिट कर लेंगे यहाँ पे, ये जो आपका आ रहा है मॉडल डॉट फिट, तो बेसिकली जब हमने लिनियर रिग्रेशन का मॉडल चूज किया वो तो हमने कर लिया, लेकिन हम साथ में फिर मॉडल को फिट भी कर रहे हैं। मॉडल को जब हम फिट करते हैं तो फिट करने का मतलब ये है कि आसान लफ्जों में जैसे फर्नीचर होता है, फर्नीचर जो है वो फर्नीचर को अपने सांचे में ढांचे पे डालने के लिए
बहुत सारी चीजों को उस हिसाब से अलाइन कर रहा होता है, फिट कर रहा होता है उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सही है। जरूरी नहीं कि वो चीज फिट हो पाए, तो वो उसको बहुत तरीके से उसको अलाइन करता है, सांचे में लेके जा रहा होता है। सेम वैसे ही आपका डेटा ना भाग रहा होता है, डिस्पर्स हो रहा होता है, आगे पीछे भाग रहा है। तो मशीन लर्निंग बहुत मुश्किल से उसको सही तरीके से लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाती है, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा होता है। सही है, जिसमें एरर के चांसेस होते हैं। सही है। और उसके दौरान में जो बहुत सारी जो गलतियां हो रही होती हैं, उनकी डिस्पर्जन होती है, जो डेटा जो होता है वो आपका इस तरह का आ रहा होता है कि लेट से आपने कहा कि भाई ये वेरिएबल्स होंगे तो आपका प्रिडिक्शन क्या होगी, तो मॉडल ने बताया कि भाई ये नंबर आएगा लेट से 15। लेकिन जब एक्चुअल नंबर कंपेयर किया तो पता चला है वो तो निकल रहा है 35। तो 15 और 35 में कितना फर्क आ गया। तो लेट से 15 उसने बताया यहाँ पे, और 35 आपका आ रहा है यहाँ पे। तो इतना बड़ा आपका क्या कहते हैं, इस पे मैं लेजर खोल लेता हूँ। हाँ। तो लेट से ये हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके और ये जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ये कितना हमारा डिस्पर्स करें, कितना हमारी इसमें डिविएशन आ रही है, ये जो सारी चीजें होती हैं इसको हम लेकर आते हैं एरर के अंदर, के मॉडल के अंदर कितना एरर है। इसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरियन। और ये जो है बेसिकली बताता है कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है। ठीक है। और जब हम मॉडल को फिट करते हैं तो ये सारी चीजें उसके अंदर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं। सही है। तो लिनियर रिग्रेशन के अंदर फिलहाल एक चीज और बता दूं आपको कि आप जो है वो सिंपल लिनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर रहे, आप इस वक्त करंटली मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन यूज करें। क्यों, आपको बता देता हूँ। देखें, नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास एक वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। सही है, एक वाई एक एक्स। सही है। उन दोनों का आपस में कोरिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है लॉगरिथमिक आपका रिलेशनशिप वो हो सकता है, कोई रिलेशनशिप नहीं हो। सही है। तो जो भी हमारे पास रिलेशनशिप निकल रहा होता है उसकी बेसिस के ऊपर हम आगे मॉडल को हम बाद में ट्रेन करते हैं, फिट करते हैं। और वो होता है हमारा एक वेरिएबल के ऊपर जो एक डिपेंडेंट है और एक हमारा इंडिपेंडेंट है। सही है। और उसमें हम लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं और लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकलती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे एरर्स हमारे निकल आते हैं कि भाई कितने एरर्स आ रहे हैं। और उस एरर्स को हम स्क्वायर्ड कर लेते हैं, जो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर आ जाता है। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर क्या है, ये आगे जाके थोड़ी देर में अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। सही है। तो ये जो हम अपने पास जो इस वक्त लिनियर रिग्रेशन यूज कर रहे हैं ये बेसिकली यूनिवेरिएट है। सही है। ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस के ऊपर हम अपने आउटपुट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सही है। ये तो यूनिवेरिएट कहलाता है। अब एक आता है मल्टीवेरिएट, यानी कि मल्टीपल, जो इस वक्त आपके असाइनमेंट के अंदर मौजूद है। असाइनमेंट में आपके पास एक वाई जो है वो मल्टीपल एक्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अच्छा, आपको फार्मूला वगैरह कुछ भी याद नहीं करना, ना ही मैंने आपसे कभी कहा है स्टैटिक्स में किसी किस्म का कोई फार्मूला आपको मैंने याद करने को नहीं कहा। ठीक है। तो ये जो आपकी प्रिडिक्शन है इसके अंदर हम मशीन लर्निंग का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी वजह से अगर आपको पता हो तो कि ये जो ग्राफ्स बनाना इतना मुश्किल हो जाते हैं जब आपके बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, वहीं पर हमें फिर मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है। डेट्स वाई वी नीड मशीन लर्निंग। ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा, नॉन लीनियर रिग्रेशन के बारे में बस आपको बता दूं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम फिर इस किस्म के फंक्शंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, लीनियर रिग्रेशन मॉडल वहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है। लेट से एक छोटी सी मिसाल है कि आप सेल्स को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं यूजिंग मार्केटिंग स्पेंडिंग। सही है। वैसे लोगों को लगता है कि मार्केटिंग में जितना ज़्यादा खर्च करो उतना ज़्यादा सेल्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक टाइम आता है कि मार्केटिंग में स्पेंडिंग आपकी बढ़ तो रही है लेकिन उससे सेल्स के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता। सही है। सेल्स की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही सेल्स आप कर पा रहे होते, उससे ज्यादा सेल्स नहीं कर पा रहे। अब इसका मतलब ये कि वो आगे और बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है, अकेला मार्केटिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता। तो इसके हवाले से देखा जाए तो उसमें कोई खास लिनियर रिग्रेशन नहीं बन सकता, ये नॉन लिनियर रिग्रेशन है। वहां पे ये इक्वेशन आपकी फेल कर जाती है। सही है। लाइफ ऑन लेवल आप पॉपुलेशन ग्रोथ को ओवर टाइम आप प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, तो इस तरह की और बहुत सारी चीजें। सही है। तो अब आपको बता देता हूँ कि हमारे असाइनमेंट का वर्क फ्लो क्या होगा। मैंने तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ एकदम से बहुत अगले सेल पे ले गया। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग के सेल पे ले जाता हूँ, और आपको वर्क फ्लो के बारे में बता देता हूँ कि हमारा वर्क फ्लो कुछ इस तरह का होगा कि शुरू में हम कुछ अपने डाटा को क्लीन करेंगे।
उसमें फीचर इंजीनियरिंग वगैरह जो हमें करनी है, वो सब हम सारे काम करने के बाद फिर हम आगे जाके डेटा स्प्लिट करेंगे ट्रेन और टेस्ट के अंदर। एंड देन फिर हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, मॉडल डॉट फिट जो आपका सिंटेक्स है पाइथन में, वहां हमारी मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है, उसको मॉडल को फिट कर रहे हैं। और आखिरी हिस्सा ये होता है कि हम अपने मॉडल को टेस्ट करते हैं कि मॉडल किस तरह से काम कर रहा है, उसकी अगर ट्यूनिंग करनी है तो हम ट्यूनिंग भी करते हैं। ठीक जस्ट लाइक जैसे इंजन की ट्यूनिंग होती है, सेम वैसे ही मॉडल की भी ट्यूनिंग होती है ये। फीचर इंजीनियरिंग आपके असाइनमेंट का पार्ट नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, असेसमेंट में वो आपसे पूछ सकता है। सही है। फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली ये है कि जो ओरिजिनल आपके पास जो कॉलम्स होते हैं, अभी तो आपको बहुत सीधे सीधे कॉलम दिए हुए हैं उसने, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल है। लेकिन बाज औकात ये होता है कि कभी कभी वो आपको कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन देता है। तो अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कैटेगोरिकल के लिए क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, नहीं। मैंने कहा था कि जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, लेट से वो है रेवेन्यू, अगर वो आपका कैटेगोरिकल होता तो क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। लेकिन जो वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट है, यानी एक्स वेरिएबल्स की बात हो रही है, वो वेरिएबल अगर आपके कैटेगोरिकल होंगे तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम बाद में ऐसे वेरिएबल्स को नंबर्स में जरूर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मॉडल से वो सिर्फ नंबर को पढ़ता है, वो नंबर के अलावा टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता। यानी ये जो मैंने आपको मॉडल दिखाया है यहाँ पे, ये मॉडल आपका नंबर्स को पढ़ेगा, टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकता। तो अगर आपके असाइनमेंट में कोई ऐसा कॉलम आ जाता जिसमें कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन होती, तो फिर हमें उसको वन हॉट कोडिंग के जरिए उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। सही है। तो ये मैं आपको चीज बताया, तो ये आप नोट कर लें। मिसाल फॉर एग्जाम्पल, अगरचे गलती से भी उस डेटा सेट के अंदर एक कॉलम डाल दिया होता है जेंडर का, कि भाई जितने भी बैट्समैन हैं, प्लेयर्स हैं, उसमें मेल कौन से हैं, फीमेल कौन से हैं, तो जाहिर सी बात है जेंडर वाइज हो सकता है थोड़ी बहुत स्टैटिक्स में फर्क आ जाए, हो सकता है। तो अगर जेंडर का कॉलम डला हुआ होता तो फिर हम जब बैट्समैन को बाइफिकेट करते कि भाई ये मेल का है और ये फीमेल का है, वहां हमें वन हॉट कोडिंग करनी पड़ती। ठीक है। तो कैटेगोरिकल फॉर्मेशन अगर होती है तो वहां पे हमें वन हॉट कोडिंग करनी होती है, और ये हमारी फीचर इंजीनियरिंग का पार्ट है, जिसमें हम बहुत सारे कॉलम्स को क्रिएट करते हैं 0101 में। लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने वन हॉट कोडिंग कैसे की, हमारे पास एक कॉलम आ रहा है कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी, जिसमें हाई लो मीडियम आ रहा है। तो हमने इस कॉलम को तोड़ा, इस कॉलम को हमने तीन कॉलम में तोड़ दिया और बाइनरी बना दिया। जहाँ पे एक हाई का कॉलम बनाया, एक लो का बनाया, एक मीडियम का बनाया। जहाँ पे हाई आ रहा है वहां वन कर दिया, अदरवाइज उसको जीरो कर दिया अगर हाई नहीं है तो। सही है। जैसे इसमें हाई है तो वन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लो है तो लो वाले कॉलम में वन आ रहा है, बाकी दो में जीरो आ रहा है। तो वन हॉट कोडिंग कैसे काम करती है, ये तीन कॉलम बना दिए इसने, हाई मीडियम लो, और वन वहां दिखाया जहाँ पे एक्चुअली में है, अदरवाइज जीरो कर दिया, बाइनरी कॉलम बनाया इसने। तो ये वन हॉट कोडिंग है। मॉडल इसको पढ़ लेगा, इन तीन कॉलम को पढ़ सकता है मॉडल, मॉडल इस कॉलम को नहीं पढ़ सकता। सही है। सेम ऐसी एक और आपका कॉलम है प्रमोशन के नाम से, प्रमोशन काउंट को उसने तोड़ दिया कि ग्रेटर देन 10 है या ग्रेटर देन 25 है, तो उसमें 1010 करके इसने बना दिया। तो कुछ कॉलम आप भी बना सकते हो। सही है। अगर कैटेगोरिकल नहीं है और आपको लगता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इस कहते हैं फिल्टर डाउन कर लूं और स्पेशलाइज कर लूं, तो आप फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हो। आपने कहा कि भाई प्रमोशन काउंट जो है ना, ये कॉलम बेकार है, भले न्यूमेरिकल है लेकिन ये कॉलम बेकार है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ जिसमें बोलता हूँ भाई अगर प्रमोशन 10 से ज्यादा है, यानी कि ये 12 आ रहा है तो हाँ 10 से ज्यादा है, और उसकी सोशल एक्टिविटी जो है वो 25 पोस्ट से ज्यादा है, तो वो मेरे लिए ये कॉलम मेरे लिए काम का है। तो ये जब आप कॉलम को मॉडल को रीड कराएंगे ना, तो आपका मॉडल अच्छा काम करेगा। तो फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली हेल्प करती है मॉडल को अच्छा बनाने के लिए। अगर फीचर इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, एक रॉबस्ट रॉबस्ट आपकी फीचर इंजीनियरिंग होगी, उतना अच्छा आपका मॉडल आपका काम करेगा। सही है। अच्छा, स्प्लिट हम करेंगे। एक आइडियल जो रेशियो होता है वो बेसिकली आपका 70-30 या 80-20 आपका एक आइडियल, एक एज अ रूल ऑफ थंब कह सकते हो। और यहाँ पर हम मॉडल को हम स्प्लिट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमने मॉडल को स्प्लिट वहीं पे किया था जहाँ मैं आपको दिखा रहा था, अ, यहाँ पे मॉडल को जब हमने प्रिडिक्ट किया तो उसी सेम सेल में ही रहते हुए यहाँ पर हमने स्प्लिट किया था। सही है। और हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई टेस्ट का साइज 20 होगा और बाकी 80 साइज आपका ट्रेनिंग का होगा। तो किस तरीके से स्प्लिट होगा और फिर आगे जाके हम उसको फिट करेंगे,
ये देखें आप, ये मॉडल डॉट फिट आ रहा है। कभी कभी मॉडल आपका बाय डिफॉल्ट अंडर फिट होता है या ओवर फिट होता है। तो जब हम उसको फिट करते हैं तो फिर आपकी वो एक बेस्ट लाइन बना देता है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है। और जितने भी एरर्स होते हैं उसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है। सही है। अब वो जो एरर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए एक हमारे पास एक केपीआई होती है। अच्छा, केपीआई मॉडल की भी होती है। सही है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरी एक केपीआई है। सेम ऐसी हमने मॉडल्स की भी ना कुछ केपीआई बनाई हुई है। मॉडल अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए हमें कुछ केपीआई पढ़नी पड़ती है। इनमें से एक है आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा मॉडल जो है वो कितना अच्छा काम कर सका, परसेंटेज में बताता है। और उसके बाद फिर ये बताता है कि कितना काम नहीं कर पा रहा है कुछ दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो हमारे मॉडल के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, दर्जी ने कपड़े सिए लेकिन कहीं कहीं से शॉर्ट हो गया है। सही है। आस्तीन ने कहीं जा रही है, आपके पाँचे कहीं जा रहे हैं। तो और कॉलर वगैरह सब कहीं जा रहा है। तो इसने क्या किया, बेसिकली ये देख रहा है कि कितना गैप है दूसरे फैक्टर्स को अगर हम शामिल कर लेते हैं। सही है। तो आर स्क्वायर्ड को कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं और इसको आर स्क्वायर्ड भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। कंफ्यूज मत होएगा। अगर गलती से असेसमेंट में उसने आर स्क्वायर्ड की जगह ये कह दिया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये भी एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। सही है। कोई फर्क नहीं है। तो आर स्क्वायर्ड का फॉर्मूला वगैरह याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि आर स्क्वायर्ड आपका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका मॉडल आपका अच्छा काम करेगा। सही है। अब मॉडल जो है वो ये तो नहीं है कि बहुत जबरदस्त किस्म का काम करे। आपका आर स्क्वायर्ड लेट से आ रहा है फॉर एग्जाम्पल ये 0.5 आपका आ रहा है। ठीक है। तो अब ये जितना ज्यादा वन से करीब होगा उतना अच्छा है, लेकिन अमूमन वन तो नहीं होता। 0.5, 0.6, 0.7 इतना ही आता है नॉर्मली ना हर मॉडल का भी। उसको फिर हम बाद में ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं, 0.8 तक ले जाएंगे, 0.85 तक ले जाएंगे, लेकिन ये कि वन तो कभी भी नहीं होता। और अगर वन आ रहा है तो उसका मतलब ये कि फिर आपने कुछ और प्रिडिक्ट कर लिया, मॉडल इस तरह के नहीं होते। सही है। लेकिन ये कि आइडियल जो बेहतरीन जबरदस्त किस्म का होता है वो 0.75 के करीब अगर हो तो वो आर स्क्वायर्ड आपका बहुत जबरदस्त होता है। सही है। तो आर स्क्वायर्ड बेसिकली थोड़ा और उसको एक नई डेफिनेशन में समझाऊं तो वो ये कि आर स्क्वायर्ड आपको ये बता रहा है कि आपका मॉडल कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है वेरिएंसेस को जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए आ रहे हैं। सही है। अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उसका मतलब ये है कि आपका मॉडल सही काम नहीं कर रहा। सही है। तो आर स्क्वायर्ड जो होता है मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अभी ये हमारा फिलहाल जो आर स्क्वायर्ड आ रहा था मुझे याद आ रहा है 41.6% आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका मॉडल जो प्रिडिक्शन कर पा रहा है उसमें उसकी खुद की एक्यूरेसी जो है वो 41% है। बाकी 58% वाली जो नॉइस है, नॉइस यानी कि जो वेरिएशन आ रही है, जो डिस्पर्शन हो रही है, वो आपका मॉडल प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, नहीं बता पा रहा है कि क्यों है। उसको नहीं पता क्यों, क्योंकि उसके बाद आपने एक जो हाईली सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं वो आपने उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो वेरिएबल आपके मॉडल को नहीं पता। ठीक है। उस मॉडल को क्या पता है, द वेरिएशन इन स्ट्राइक रेट डायरेक्टली एक्सप्लेन बाय आवर ओन मैट्रिक्स। जो हमने उसको 6 वेरिएबल दिए थे उसने उसकी बेसिस पे बताया कि भाई 41% तक तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी 58% तो मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। द वेरिएशन कॉज्ड बाय कॉन्टेक्स्ट नॉट इन द स्प्रेडशीट, जो मैंने आपको नहीं दिया। सही है। लेट से फॉर एग्जाम्पल बैटिंग का रोल क्या होगा। सही है। बैटर जो है वो ओपनिंग वाला था, स्ट्राइकर था, डिफेंडर था, क्या था, मतलब उसका रोल क्या था, आखिर में आ रहा था, बीच में आ रहा था, या ये जो है ये सेंचुरी बनाने वाला बैटर था, या ये जो है ये रन बहुत ज्यादा बनाता है, या मतलब हर किसी का एक रोल होता है ना। पिच की कंडीशन क्या थी। सही है। पिच की कंडीशन ड्राई है, वेट है। और आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, अगर हवा बहुत ज्यादा थिक है, थिन है, तो बॉल रुकती है, बॉल पे ड्रैग आता है। सही है। तो लेट से अगर एक ऐसे जगह खेला जा रहा है जहाँ पे हवा जो है आपकी बहुत ज्यादा थिन है, तो ऑब्वियसली बॉल आपकी शूट करेगी, भागेगी। सही है, क्योंकि उस पे आपका बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं आएगा। अगरचे आप एक ऐसी जगह खेल रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा आपकी हवा में ह्यूमिडिटी है और थिकनेस है और आपके बॉल बॉल में ड्रैग आएगा, तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा जोर से शॉट प्ले करना पड़ेगा, तब जाके छक्का लगेगा, चौका लगेगा। ठीक है। फिर आपके पावर प्ले यूजेज का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा, अपोजिशन की क्वालिटी किस किस्म की है, ये सारी चीजें मायने रखती है। कभी कभी अपोजिशन जो है वो इतना स्ट्रेस कर देती है टीम को कि अच्छे से अच्छा प्लेयर भी नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाता।
तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन एलिमेंट कह सकते हो आप, और ये आपके मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो रहा। सही है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपके असेसमेंट में आपसे पूछ सकता है। सही है। एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड बेसिकली थोड़ा सा और रिफाइंड केपीआई है आर स्क्वायर्ड का। सही है। एडजस्टेड आर स्क्वायर ये कहता है कि बेसिकली आप क्या करते हो, आपने पहले केपीआई निकाला आर स्क्वायर और वो आ गया 0.41। सही है। फिर आपने क्या किया, वो अच्छा हमने ये वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं करे थे, तो हमने थोड़े से और वेरिएबल्स हमने डाल दिए, मॉडल और अच्छा परफॉर्म करने लगा, हमारा आर स्क्वायर इंक्रीज कर गया। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर ये कहता है कि जो वेरिएबल आपने शुरू में नहीं दिए थे, जब अब आप दे रहे हो, उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, हम उसको पेनलाइज करेंगे। तो आर स्क्वायर जो है बेसिकली हमेशा हमेशा बढ़ता ही है, कभी भी डिक्रीज नहीं होता। तो इसका जो क्रिटिसिज्म आया वो ये आया है कि हम एक नया रिफाइंड केपीआई बनाएंगे जो कहलाएगा एडजस्टेड आर स्क्वायर, जो कि बेसिकली एडजस्टेड आर स्क्वायर भी बढ़ता ही है, वो भी कम नहीं होता है, लेकिन वो बिल्कुल साथ साथ नहीं बढ़ता आर स्क्वायर के, बल्कि वो नए वेरिएबल्स जो ऐड किए होते हैं उन्हें वो पेनलाइज करते हैं, उन्हें पेनल्टी देनी पड़ती है, और वो अपना फिर रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा कम ही दिखाता है आर स्क्वायर के। लेट से आपका मॉडल इंप्रूव कर गया, पहले 0. अगर 5 आ रहा था तो अब 0.78 हो गया, 782। तो आर स्क्वायर जो है, रिस्टेड आर स्क्वायर, वो थोड़ा सा कम है। ये 784 है, वो 780 है, थोड़ा सा कम ही आएगा, एडजस्ट एडजस्ट हुआ हुआ होगा। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर भी आपका प्रैक्टिकली यूज हो रहा होता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल जो होते हैं ना, अब ये नहीं कि मॉडल में आपने कुछ वेरिएबल्स नहीं लिए तो अब आप ले लें, नहीं। आपको पहले ये देखना है कि क्या वाकई में आपको नए वेरिएबल्स की जरूरत है क्या, और वो जो नए वेरिएबल्स हैं वो आपके मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे या बस टाइम पास करेंगे। सही है। और वो जो वेरिएबल्स हैं क्या वो स्टैटिकली सिग्निफिकेंट हैं, आपको इन्फ्रेंस करना पड़ेगा। फिर से आपको वही जो पहले हम जो रिविजिट कर रहे थे ना, जो हमने कोरिलेशन निकाल रहे थे, और फिर हमने थोड़ा सा स्पेशलाइज कोरिलेशन निकाला था टॉप 10 बैटर्स का, इस तरह हमें बहुत सारी ईडा परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब जाके हम मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकेंगे कि भाई हम कुछ और वेरिएबल्स भी ले रहे हैं मॉडल मॉडल के अंदर। अच्छा, मॉडल के अंदर जो वेरिएबल्स ले रहे होते हैं वो बेसिकली आपको, मतलब आप किसी टीम के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका जो भी हेड है उसको आपको कहना बताना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हमारे मॉडल्स में कितने वेरिएबल्स होंगे, और अगर कोई नया वेरिएबल भी ले रहे हो तो भी आपको उसको बताना पड़ेगा, उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। इस तरह से काम नहीं चलता। सही है। प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री से मशीन लर्निंग के मॉडल बनते हैं, उस मॉडल के अंदर एक एक चीज बताई जाती है मैनेजमेंट को। सही है। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्ड। बेसिकली आपके जितने भी जो मॉडल भंड मार रहा है, जो एक गैप निकाल के दे रहा है, और आप सही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, उन सारे सम का स्क्वायर कर लेता है, एंड देन उसके बाद फिर वो आपको रिजल्ट बताता है कि आपके पूरे मॉडल का जो बचा हुआ कचरा हिस्सा है वो कितना है। अगर वो ज्यादा है तो उसका मतलब ये है कि आपका मॉडल कचरा ज्यादा बना रहा है और काम की चीज कम बना रहा है। अगर वो बहुत ही कम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई बाय प्रोडक्ट की तरह, तो उसका मतलब ये है कि मॉडल अच्छा काम कर रहा है, और जो रेसिडुअल्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो रेसिडुअल का मतलब ये कि कितना रेसिड्यू हुआ, कितना बचा हुआ माल निकल रहा है जो बेकार है। सही है। तो मॉडल आपका डाटा जनरेट करता रहता है, डम करता रहता है, बहुत सारा डाटा ऐसा डम करता है जो कचरा होता है, और कुछ डाटा डम करता है जो बहुत अच्छा होता है। तो अभी हमने ये देखा कि जो हमने अपना मॉडल बनाया है उसमें डिस्पर्जन कहाँ कहाँ पे आ रही है, देखें, ये देखें, ये एक डिस्पर्जन यहाँ पर आई, हालांकि मॉडल ने प्रिडिक्ट यहाँ पर किया, लेकिन डिस्पर्जन यहाँ पर आ रही है। तो हमारी डिस्पर्जन कितनी आ रही है, और ये हमने जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने क्रिएट की है, ये जो आपके पास आ रही है ग्रीन कलर से, इससे कितना आपका डाटा भाग रहा है, ठीक है, कितना आउटलायर आ रहा है, कहाँ तक डाटा जा रहा है। सही है। अगरचे बहुत ज्यादा आउटलायर आ रहा हो तो हम वहां पे कौन सा केपीआई यूज करेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा अभी। सही है। फिलहाल ये कि हमने जो केपीआई यूज किया रेसिडुअल्स के लिए, वो हमने ये यूज नहीं किया, ये एक बहुत ही जेनरिक केपीआई है, RSS। सही है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सही है। लेकिन आपके असाइनमेंट में हमने यूज किया है RMSE, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। इसके फॉर्मूला वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आसान लफ्जों में ये कि इसका जो भी नंबर आता है वो ये बताता है कि कचरा कितना पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा नंबर होगा तो मॉडल खराब काम कर रहा है, अगर नंबर कम से कम होगा तो मॉडल अच्छा काम कर रहा है। तो RMSE जो है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है। और ये परसेंटेज में नहीं आता।
सही है, ये आपका परसेंटेज में नहीं होता। ये आपका मैंने शायद शुरू में आपको दिखाया था। बल्कि वो कहाँ है, हाँ, ये परसेंटेज में आता है आर स्क्वायर, और आर एम एस ही हमारा न्यूमेरिक नंबर्स के अंदर होता है। आर स्क्वायर्ड आपका ज्यादा होना चाहिए, 100% के करीब होगा उतना आपका अच्छा। अगर आर एम एस ही आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू में आ रहा है वो अगर बहुत ज्यादा होगा, मॉडल बकवास है। अगर वो आपका कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा उतना आपका मॉडल अच्छे तरीके से काम करेगा। सही। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वेरिएबल आते हैं, हाँ, ये मैंने आपको चीज एक्सप्लेन कर दी है कि जितना ज्यादा आरएमएससी आपका कम आएगा उतना अच्छा काम करेगा, अगर ज्यादा होगा तो फिर मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा। तो अच्छा, हमारे पास आरएमएससी के अलावा और भी हमारे पास दो और हमारे केपीआईस हैं, जिसमें से एक के बारे में आपको पता होना चाहिए, एम ए ई, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। आपके ज्यादातर जो यूज हो रहे होते हैं वो आर एम एस ही यूज हो रहा होता है या एम ए ई यूज हो रहा होता है, सही है। लेकिन रूट मीन स्क्वायर एरर की एक आपकी लिमिटेशन है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। लिमिटेशन ये है, अगरचे आउटलायर बहुत ज्यादा बड़ा होता तो आरएमएसई जो है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टू लार्ज आउटलायर, सो इट इज प्रेफर्ड ओवर एमएई इन सिचुएशन वेयर दे आर पर्टिकुलरली अनडिजायबल। आरएमएसई क्या करता है, वो आउटलायर को ना ठीक ठाक पेनलाइज करता है, सही है। तो वो आउटलायर कहीं भी आ रहा हो ना, यानी कि डिस्पर्जन बहुत ज्यादा दूर जाकर आई है, यहाँ पर आ रही है, इधर कहीं आ रही है या इधर कहीं आ रही है, तो आरएमएसई जो है ना वो नंबर फिर ठीक ठाक बड़ा, बहुत बड़ा नंबर करके देता है। और जब नंबर ज्यादा होता है तो लगता है कि ओहो मॉडल तो काम ही नहीं कर रहा, मॉडल तो बहुत ही बेकार बनाया हुआ है, रेसिड्यू बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि कचरा बना रहा है। ये मॉडल कुछ काम नहीं कर रहा, मॉडल जो रिजल्ट निकाल के दे रहा है वो कचरा है, मेरे लिए कोई काम का नहीं। तो आरएमएससी बहुत ज्यादा होता है तो लोग घबरा जाते हैं। तो लोग फिर आरएमएससी की जगह एमएई यूज करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि क्या करता है, वो बेसिकली आउटलायर्स को पेनलाइज नहीं करता, वो आउटलायर को इग्नोर मार देता है। ठीक है। आउटलायर को वो इसलिए इग्नोर मार देता है कि वो कहता है कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। लेट से आपके मॉडल के पास जो डाटा आ रहा है उसमें वो 80-90% बिल्कुल सही सही बता देता है, क्लोज क्लोज बता देता है। इक्का दुक्का कभी ऐसा होता है कि भाई कोई ऐसा डाटा आया जिसने उसकी प्रिडिक्शन की कुछ की और एक्चुअल डाटा कहीं भाग गया, और वो पॉसिबल हो सकता है किसी सर्टेन इवेंट्स की वजह से। जैसे फोन पे अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे पहले भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, फिर उससे पहले कोविड आ गया था। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, खास तौर पे उन इवेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ब्लैक स्वैन कहलाते हैं। ब्लैक स्वैन यानी कि ब्लैक स्वैन तो बेसिकली होती नहीं है प्रैक्टिकली, स्वैन हमेशा वाइट होती है। तो ब्लैक स्वैन इवेंट्स कहलाते हैं वो जो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, जिनमें से एक कोविड था। तो कोविड जो है उसने बहुत सारी डायनेमिक्स चेंज कर दी। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके बड़े से बड़े मशीन लर्निंग मॉडल जो काम करते करते एकदम से उनमें आउटलायर आना शुरू हो गए। तो ऐसे आउटलायर्स को एमएई मानता ही नहीं, वो बोलता है इग्नोर मार दो, ऐसों को मैं नहीं देख रहा। मैं तो उनको देख रहा हूँ जो सीधी सीधी लाइन में जा रहे हैं और उसकी डिस्पर्जन कितनी हो रही है मैं वो देख के बताऊंगा। तो ज्यादातर प्रेफर्ड होता है कि आप मीन एब्सोल्यूट एरर यूज कर रहे होते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन भी आपको शेयर हो जाएगी और ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो प्लीज इस रिकॉर्डिंग को 2-3 दफा अटेंड कीजिएगा ताकि असेसमेंट की आपकी अच्छी तैयारी हो। जो पाइथन के सिंटेक्स हैं वो भी मायने रखते हैं, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें सारी मैंने अपने असाइनमेंट में एक्सप्लेन नहीं की, ये मैं आपको साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। असाइनमेंट तो मुश्किल से मैं आपको अगर गो थ्रू कराऊंगा ना तो ये 15 मिनट में निपट जाएगा, 15 से 20 मिनट का। सही है, भले आप गूगल को लैब पे करो, जुपिटर पे करो, लेकिन जो उसकी साइड में फाउंडेशन नॉलेज है वो ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैंने एक लगा दिया है, ये आप देख लिएगा। ये नंबर्स हैं जो बस एक बता रहे होते हैं कि मॉडल अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री और नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो अगर आर स्क्वायर आपका 0.6 से कम होता है, तो जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, आर स्क्वायर भी कहते हैं, तो आपका मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा। अगर 0.85 से ज्यादा है तो यानी कि मॉडल फिर बहुत ही जबरदस्त किस्म का काम कर रहा है, सही है। तो अच्छा, ये कोई भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पता हो कि भाई आर आर एम एस क्या है और आर स्क्वायर क्या है और मीन एब्सोल्यूट एरर। एटलीस्ट ये 2 या 3 के बारे में पता हो, जिनमें से 2 तो असाइनमेंट में इससे पूछे, इसके बारे में भी पढ़ लिएगा।
प्लीज एक दफा देख लेगा, फार्मूले वगैरह याद नहीं करना है, बस एटलीस्ट ये पता हो कि भाई इसका मतलब क्या है, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सही है। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि यार वो जो कचरा हमारा मॉडल बना रहा है, वो कचरा बेसिकली लाए कहाँ पे कर रहा है। सही है। तो हमने ये देखा है कि ज्यादातर हमारा जो डाटा है वो राइट स्क्यूड है। सही है। यानी कि ये जो ट्रेलिंग आपके पास आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि मॉडल ओकेशनली अंडर एस्टिमेट द स्ट्राइक रेट ऑफ इलीट हाईली एक्सप्लोसिव आउटलायर। यानी ऐसे प्लेयर्स जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हैं, जिनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो कैसा कैसा खेलेंगे, ऐसे प्लेयर्स के बारे में सही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। और बाकी जो है वो उनके बारे में बिल्कुल सही प्रिडिक्ट कर पा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि द मॉडल इज जनरली अनबायस्ड, इट डजंट कंसिस्टेंटली ओवर अंडर प्रिडिक्ट अक्रॉस द बोर्ड। कहीं पे भी ये बहुत ज्यादा अंडर या ओवर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, ये अनबायस्ड आपका मॉडल है। कभी कभी होता है कि आपका ये जो लाइन आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वो बहुत ज्यादा आपकी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पर है। तो उससे पता चल जाता है कि यार मॉडल आपका थोड़ा सा स्क्यूड है और बाइस्ड है किसी एक वेरिएबल की वजह से। उस वेरिएबल को सही करने की जरूरत है या उसको हटाने की जरूरत है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी जो है हमारी वो ये है कि इफ अ स्काउट आइडेंटिफाई अ जर्नल पावर हिटर, ट्रस्ट द स्काउट ओवर द एल्गोरिथम कंजर्वेटिव बेसलाइन। देखिए, अगर कोई एक जो है बहुत ज्यादा कोई पावर हिटर है और वो आपके डाटा को थोड़ा सा एक अलग नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको फिर उसको एल्गोरिथम में उसको उसकी बेस लाइन आपको सेट करनी पड़ेगी। सही। अच्छा, कोफिशिएंट जो है वो भी मैं आपको बताया था। कोफिशिएंट हमारा जो आया था, जो उसने हमसे मांगा था 6 का, कि जो छक्के लगते हैं, ये छक्के लगने वाला जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा आ रहा है, 1.83 आ रहा है कंपेयर टू बाकी जितने भी हमारे हमने जो छक्के लगाए उनके मुकाबले। सही है। यानी कि अगर हम कोफिशिएंट निकालें चौके का, या नंबर ऑफ मैचेस प्लेड का, या और बाकी जो 3 4 वेरिएबल्स हैं, उनका कोफिशिएंट इतना नहीं आ रहा कंपेयर टू इसका, सबसे ज्यादा आ रहा है। होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट, hitting just one additional 6 increase a player predicted strike rate by 1.84 पॉइंट। अच्छा, कोरिलेशन कोफिशिएंट ये जो हमने निकाला है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि आपका एक छक्के लगने से स्ट्राइक रेट इतना इंप्रूव कर जाता है, 1.83 पॉइंट से इंप्रूव कर जाता है। अब कोफिशिएंट ये कहता है कि आप कोई भी वेरिएबल का एक सिंगल यूनिट आप उसको एडिशनल दो, तो स्ट्राइक रेट पे कितना फर्क आता है। मसलन अगर मैं एक चौका एक्स्ट्रा लगा दूं, तो स्ट्राइक रेट कितना इंप्रूव होगा। एक छक्का एक्स्ट्रा लगा दूं, या एक नंबर ऑफ मैच मैंने ज्यादा प्ले किया हुआ हो, या और जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर वो मैं एक नंबर से ज्यादा अगर एडिशनल बढ़ाऊं, तो मेरा स्ट्राइक रेट एडिशनली कितने से इंक्रीज कर सकता है, ये चीज बताता है कोफिशिएंट। सही है। अभी इसने कहा कि आपका कोई भी प्लेयर एक छक्का एक्स्ट्रा मार देना, तो आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 1.84 पॉइंट से इंक्रीज कर जाता है। ये कोफिशिएंट जो है, ये कंपेयर दूसरे वेरिएबल्स के जरा सा अच्छा निकल कर आया है। सिक्सेस आर द हाईएस्ट लेवरेज एसेट इन द डाटा सेट। ये आपका बहुत ही जबरदस्त किस्म का एसेट है। दे एक्सलेरेट इनिंग्स, प्रेशर बॉलर्स एफिशिएंटली एंड डिक्टेट पावर प्ले डेथ्स ओवर सक्सेस। रिकमेंडेशन ये है कि पे अ प्रीमियम फॉर प्रोवन बाउंड्री क्लियर्स। यानी कि आप ऐसे प्लेयर्स को एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करो जो बहुत ज्यादा छक्के आपके लगा रहे हैं या चौके लगा रहे हैं, क्योंकि ये आपके स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करता है। अच्छा, हमने सैमुलेटर भी बनाया, और सैमुलेटर जो है मैंने एक उसमें एक मैंने दो तरीके से बनाया है। एक तो मैंने बनाया है कि आपसे यूजर बार बार इनपुट मांगेगा और आप उसको रिजल्ट बता देना। एक मैंने एक इस तरीके से बनाया है जो आपको ये नजर आ रहा है। सही है। उसमें आप डायनेमिकली आप स्क्रॉल करके इसको सेट कर सकते हो, और लाइव आपको प्रेडिक्टेड स्ट्राइक रेट आपको नजर आ रहा होगा। इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो। फ्रेंचाइज जो है उसको लाइव डिप्लॉय कर सकती है और रिजल्ट्स हाथ के हाथ देख सकती है। तो फाइनल ऑक्शन स्ट्रेटेजी क्या है, वो मैंने आपके उसी असाइनमेंट के अंदर मैंने मेंशन कर दिए। और एज अ कमेंट, जहाँ जहाँ पे भी एग्जाम में कमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे मैंने कमेंट्स दिए। लेकिन प्लीज उस कमेंट्स को कॉपी मत किएगा, आपको अपने कमेंट्स खुद अपने तरीके से लिखने हैं, अपने तरीके से अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है। मेरी वर्ड बाय वर्ड लाइंस को प्लीज कॉपी मत किएगा। ठीक है।
जहां पे मैंने कहीं कमेंट एक्स्ट्रा किया हुआ है, जहां पे रिक्वायर्ड नहीं था, उसको करने की जरूरत नहीं है। जहां पे मैंने कोई भी ग्राफ को मल्टीपल तरीके से बनाने की कोशिश की है, उन्हें भी करने की जरूरत नहीं है, वो भी सब आ जाएगा। सही है। तो उसको बंद कर देते हैं। और अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट पे। असाइनमेंट जो है बेसिकली, उसने आपको जो रिक्वायरमेंट दी है उसमें सबसे पहले कि आप सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट वगैरह कर लेंगे, एंड देन फिर आप आहिस्ता आहिस्ता दूसरी रिक्वायरमेंट्स पे आप आएंगे। तो फिर हम उसको जैसा वन बाय वन हम कवर कर लेते हैं। ठीक है। अब असाइनमेंट नंबर इसको कहते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको पढ़ने में तो आ ही जाएगा। तो असाइनमेंट शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे राइट नाउ आपके पास जो पहला सेल है वो आपको डिलीट करने की जरूरत है, मतलब आप उसको करने की जरूरत नहीं है। ये से वो सिर्फ मैंने उनके लिए रखा हुआ है जिनके पास अगर जो जुपिटर नोटबुक अपग्रेड नहीं हुआ हुआ, इंस्टॉलेशन उनकी थोड़ी पुरानी है, और उनके पास रेलेवेंट लाइब्रेरीज नहीं है, या उनके जो लाइब्रेरीज के जो वर्जन्स हैं वो थोड़े से आपस में सिंक्रोनाइज नहीं है, उल्टे सीधे वर्जन डले हुए हैं। तो ऐसे हजरात जो है इस सेल को रन करेंगे, तो तकरीबन अगले 5 10 मिनट 15 मिनट, डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर, तो आपकी ये सारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद अगरचे कभी कभी ये भी होता है कि numpy का जो वर्जन होता है वो भी आपका थोड़ा सा कहते हैं ऐसा डला हुआ होता है जो सपोर्ट नहीं करता है स्काईकिट लर्न को, क्योंकि स्काईकिट लर्न जो है वो numpy के ऊपर बिल्ड की गई है। सही है। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो numpy के ऊपर बिल्ड की गई हैं, और numpy जो है वो C++ के ऊपर लिखा गया है। सही है। तो इवन जो अभी पांडास आप यूज करते हैं, पांडास में बहुत सारी चीजें जो हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, वो पांडाल जो है वो बेसिकली नुम्पाई के ऊपर ही लिखा गया है, इंक्लूडिंग स्काई किट लर्न भी नुम्पाई पे लिखा गया है। तो नुम्पाई का सही वर्जन होना चाहिए, और उस वर्जन को आप मेक श्योर कर सकते हैं कि भाई नुम्पाई का वर्जन है 1.2 6.4। तो आप उसको रन करेंगे तो अगर कोई और वर्जन भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर एरर आ रहा है तो फिर आप ये उसको रन कर सकते हैं, लेकिन ये असाइनमेंट का पार्ट नहीं। सही है। तो आपके ये जितने भी लाइब्रेरीज हैं इसको आपने इंपोर्ट किया, और उसके आपने वर्जन्स चेक कर लिए कि जो वर्जन्स मेरे पास हुए हुए हैं क्या वो असाइनमेंट से मैच करें। अगर नहीं भी करे तो एक दफ़ा असाइनमेंट रन करके देखें, असाइनमेंट में कोई एरर नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये कि आपका काम चल जाएगा। सही है। आपको फिलहाल इन सेल्स को असाइनमेंट में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के बाद इन सेल्स को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है। और इंस्टॉलेशन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि शायद आपके पास राइट वर्जन की लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, तो आपको कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो हमारा आइडियली जो हमारा पहला सेल होगा वो हमारा बेसिकली ये सेल होगा, उससे पहले के सेल्स को आप इग्नोर कर देंगे। हम कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम आगे लाइन बाय लाइन हम बढ़ेंगे। तो पहला जो सेल है उसमें हमने कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अब जब डाटा सेट को लोड करने की बारी आई, तो मैंने यहाँ पे दो सेल बनाए हुए हैं। वो हजरात जो गूगल कोलैब यूज करेंगे वो ये वाला सेल रन करेंगे, और वो हजरात जो कि अपनी लोकल मशीन से डाटा सेट को लोड करने जा रहे हैं, जिनके पास जुपिटर नोटबुक की इंस्टॉलेशन हो रखी है और वो सही काम कर रहा है, वो हजरात इस सेल को रन करेंगे जैसे मैंने अभी रन किया। सही है। मैं इस वाले सेल को रन नहीं कर रहा गूगल कोलैब को, मैं इसको तब रन करूंगा जब मुझे वहां रन करना हो। सही। उसके बाद फिर आपने डाटा टाइप्स निकाल ली। तो डाटा टाइप में हमें बहुत सारे कॉलम्स की डाटा टाइप पता चली कि भाई वो ऑब्जेक्ट हुई हुई है जिसको फ्लोट में होना चाहिए। तो फिर अगली रिक्वायरमेंट ये आई, उसने कहा कि भाई जो हाईएस्ट स्कोर का जो कॉलम है, जिसको कॉलम का नाम है HS, ये जो कॉलम है इस कॉलम में कहीं कहीं पे स्टेरिक डला हुआ है, तो उस स्टेरिक को जरा सा रिमूव कर दें, एंड देन फिर इसी कॉलम को, HS वाले कॉलम को, और इसके अलावा जितने भी कॉलम आपको नजर आता है जिसको फ्लोट होना चाहिए यानी कि न्यूमेरिक होना चाहिए, ऐसे कॉलम्स को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दें। वो करंटली ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, यानी कि ये सारे कॉलम, ये NO से लेके 6S तक। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि HS जो है, क्या HS जो है उसमें स्टैटिक तो पड़ा हुआ है, लेकिन क्या वो स्ट्रिंग है या नहीं। तो हमने देखा कि भाई HS जो है वो अभी ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, तो हमने पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया।
अब आप कहेंगे सर उसको स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करें जबकि अल्टीमेटली हमें न्यूमेरिक में करना है। तो देखें, हमें बेसिकली हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हम स्टेरिक को रिमूव करें। स्टेरिक को रिमूव करने का हमारे पास एक मेथड है, रिप्लेस। रिप्लेस मेथड जो है ना, वो स्ट्रिंग के अंदर आता है, वो न्यूमेरिक के अंदर है ही नहीं। तो अगर आप एस टी आर पे क्लिक करते हैं, देन डॉट पे क्लिक करते हैं, तो अगर आपने लाइब्रेरी को उसने लोड किया हुआ होगा तो ये ऑटोमेटिकली डॉट के बाद आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि स्ट्रिंग के कितने मेथड्स हैं। उसमें एक रिप्लेस है और इसकी आपको अभी ज़रूरत है। तो हमने क्या किया, पहले एच एस को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, एस टाइप एस टी आर। उसके बाद फिर हमने डॉट एस टी आर डॉट रिप्लेस यानी रिप्लेस का मेथड लगाया। उसमें हमने जिससे रिप्लेस करना है, हमने यहाँ पे इसको स्टेरिक से हटा के विदाउट एस यानी कि सिंगल स्पेस के साथ में यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसमें स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं, सही। एंड देन ये हमारा क्लोज कर दिया, तो हमारा एच एस कॉलम स्ट्रिंग में अपडेट हो गया और उसमें आपका स्टेरिक भी रिमूव हो गया। उसके बाद एच एस और एच एस के साथ साथ जितने भी कॉलम है, ये देखें, ये एच एस हो गया और एच एस के साथ साथ यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी कॉलम है जिन्हें आपको लगता है कि उसको न्यूमेरिक में होना चाहिए, उसको हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लिया। तो वो आपका आगे के जाके ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा। और जब हम उसको रन करेंगे तो अब ये देखें, ये सारे आपके कॉलम फ्लोट हो गए। अच्छा, अब अगर किसी को भी मैं कोई भी सिंटेक्स डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करा, तो देखें ये फिर मेरी एक लिमिटेशन है, मैं असाइनमेंट और ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा सकता। ये सारी चीज़ें आपकी जो बेसिक लेक्चर्स हैं उसमें मैंने कवर कर रखा है। अगर आपको लगता है कि कोई रेलेवेंट टॉपिक जिसमें आप वीक हैं, तो आप असाइनमेंट कर लें। उसके बाद असेसमेंट के दरमियान आपके पास जितने भी दिनों का टाइम है, उन दिनों में आप वो रेलेवेंट लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में रखकर उसको आप अटेंड कर लें, या चैट जीपीटी पे एज अ लेमैन लैंग्वेज उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको रन करेंगे, ये आपका है कि भाई वो ये कह रहा है कि कंट्री और प्लेयर के जो इनिशियल्स हैं उसको आप बाहर निकाल लें, और फिर वो आप इसको एक टेस्ट के तौर पर रन करके देखेंगे क्या वो सही आपने रन किया या नहीं किया। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा था, कंट्री के इनिशियल जो थे वो प्लेयर के कॉलम के साथ मिले हुए थे। तो हमने इनको अलग अलग कर लिया, प्लेयर का कॉलम अलग हो गया और कंट्री के जो इनिशियल्स हैं यानी जिम्बाब्वे यूई वगैरह, वो हमने उसको अलग कर लिया। अब हमने क्या किया, हमने ये देखा कि भाई यूनिक कंट्रीज कितने हैं जो कि पहले नहीं मालूम हो सकते थे लेकिन अब हो सकते हैं। तो यूनिक कंट्रीज हमारे 10 है। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं उनको अगर एक लिस्ट में लाया जाए, तो वो हमने एक लिस्ट के अंदर लिया है। अ, और लिस्ट जो है वो हमारी ये बन गई। उसके बाद अब अगली रिक्वायरमेंट ये थी कि वो ये कह रहा है कि भाई बाउंड्रीज का एक कॉलम क्रिएट किया जाए जो कि पहले नहीं बना हुआ, और इस वेरिएबल को हम आगे जाके कोरिलेशन में यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये चौका और छक्के को मिलाकर एक बाउंड्रीज का कॉलम बनाया, और फिर हमने कोरिलेशन बनाया, क्या कहते हैं, एक कोरिलेशन निकाला हमने कितने मैच खेलने हैं विथ स्ट्राइक रेट SR। और एक हमने आगे जाके कोरिलेशन निकाला था अगले इसमें बाउंड्रीज का स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये दोनों मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो हमने स्कैटर प्लॉट बनाया है इसमें कोरिलेशन जो आ रहा है वो आपको निकालने को नहीं कहा, ये मैंने ही निकाल के ग्राफ में डाल दिया है। आपको कोरिलेशन निकालने को नहीं कहा है, सही है। लेकिन कोरिलेशन दिखाने का बस ये था कि थोड़ा सा अच्छा आपको इंटरप्रेट कर सको कि भाई कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, सही है। अब अगर मैं कोरिलेशन नहीं डालता, मिसाल है, तो आपको क्या ग्राफ से पता चल रहा है कि हाईली कोरिलेटेड क्या है। हो सकता है शायद किसी बच्चे को कंफ्यूजन होती कि नहीं बता पाता। तो मैंने कोरिलेशन डाल लिया जिससे साफ पता चल रहा है कि भाई बाउंड्रीज जो है उसका कोरिलेशन स्लाइटली स्ट्रांग है कंपेरेटिवली मैच प्लेट से। तो वो ये बता रहा है, कमेंट मैंने, उसने कमेंट भी मांगा था, तो मैंने कमेंट डाल दिया, मैंने कहा कि भाई रिलेशनशिप जो है मैच प्लेट का तरह अच्छा नहीं है कंपेरेटिवली बाउंड्रीज के मुताबिक। तो हिटिंग मोर बाउंड्रीज सीम्स टू मैटर अ बिट मोर देन जस्ट प्लेइंग मोर मैचेस, ठीक है। तो ये मैंने कोरिलेशन डाल दिया, सही। अच्छा, अगर कहीं पे कमेंट नहीं मांगा और मैंने डाल दिया है तो उसको आप हटा दें, और जहाँ पे कमेंट मैंने रखा है वो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन प्लीज कमेंट को भाई अपनी वर्डिंग में लिखें, मेरी वर्डिंग कॉपी मत कीजिएगा वरना आप पकड़े जाएंगे, सही है। शो कॉज नोटिस आ सकता है आपको और उसकी बेसिस पे आपकी ये अटेम्प्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो प्लीज इस किस्म का कोई भी रिस्क मत लें, ठीक है। अच्छा, जो मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये मैंने उसी को मैंने दोबारा मैंने इसको चार्ट को मैंने बनाया, और
तो ये बेसिकली मैंने एक दूसरी लाइब्रेरी में रख के बनाया है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम किसी दूसरी लाइब्रेरी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो थोड़ा सा ये आपका इंटरेक्टिव है। तो इस इंटरेक्टिव को करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको ये असाइनमेंट में सॉल्व करना है, ये सिर्फ मैंने आपको बस वैसे ही करके दिखाया हुआ है। सही है, आप इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, और लेट्स से फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का स्कोर देखना है या बांग्लादेश का स्कोर देखना है, तो आप उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसकी सोर्स को भी कॉपी कर सकते हैं, एम्बेड भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए। ये सब काम कर सकते हैं, तो ये आपको असाइनमेंट में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टॉप 10 बैटर्स जो एक रिक्वायरमेंट थी कि यार थोड़ा सा उसने कहा कि भाई अब हम थोड़ा सा और स्पेशलाइज करते हैं, थोड़ा सा डाटा को साइड में करते हैं, उन बैटर्स के डाटा को लेकर आएंगे जो बहुत ज्यादा हिट करते हैं। तो हमने टॉप 10 को हमने हिट किया एन लार्जेस्ट करके, और उसके बाद फिर हमने उनका ग्राफ बनाया और देखा कि भाई कि उनका जो रहते हैं जो ग्राफ है वो किस तरह का निकल रहा है। तो पता चला कि भाई कोई तो ऐसा प्लेयर भी है जिसका स्ट्राइक रेट ऊपर निकल गया एकदम टॉप, लेकिन उसके बहुत ज्यादा रन नहीं है। सही है, और किसी बैटर का जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है, रन ज्यादा होने के बाद भी। तो पता ही चला, इसको मैं एक और रन कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज चार्ट है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या कोरिलेशन हमें इसमें ये बता रहा है कि भाई ये नेगेटिव कोरिलेशन है स्ट्राइक रेट वर्सेस टोटल रन। और हमें इससे पता ये चल रहा है कि जो टॉप 10 रन स्कोरर्स हैं स्ट्राइक रेट डस नॉट इंक्रीज परफेक्टली विद टोटल रन, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं। सम प्लेयर कंबाइन बोथ हाई रन वॉल्यूम एंड हाई स्ट्राइक रेट, while others scored heavily with relatively moderate strike rate। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि टोटल रन और स्कोरिंग स्पीड आपस में रिलेटेड है, मगर साथ साथ मूव नहीं कर रहे, यानी कोरिलेशन पॉजिटिव नहीं आ रहा। सही है, बल्कि थोड़ा सा नेगेटिव ही कोरिलेशन है। और ये नेगेटिव कोरिलेशन भी, मतलब उसने कोरिलेशन भी निकालने को नहीं कहा था, ये मैंने सिर्फ निकाल के दिखाया ताकि थोड़ा असाइनमेंट आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अदरवाइज अगर आप बस खाली अगर एग्जाम की सेक्शन फॉलो करेंगे तो शायद आपको सारी चीजें क्लियर ना हो। अच्छा, अब हमने सोचा कि भाई अब हम मशीन लर्निंग से मॉडल से हम प्रेडिक्ट करेंगे। वहां हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को हमने चूज किया, हमने ये 6 वेरिएबल लिए, और हम इससे हम बेस्ट कोफिशिएंट निकालेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इक्वेशन बनी हुई है, आपको इक्वेशन याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल। तो ये ओ एल एस हमने क्यों यूज किया? ओ एल एस विल वर्क बिकॉज स्ट्राइक रेट इज अ कंटिन्यूस न्यूमेरिक डाटा, पहली बात। रिलेशनशिप बैटिंग स्टैट्स एंड एस आर इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर, ज्यादातर वेरिएबल्स का जो कोड रिलेशनशिप है वो लीनियर है। और डेटा सेट जो है वो आपका एक मॉडरेट साइज में है, तो लीनियर रिग्रेशन ओएलएस के साथ बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तो हमने यहाँ पे उसको यूज़ किया। अब हमने उसके लिए क्या किया, हमने बेसिकली एक डाटा फ्रेम बनाया जिसमें हमने ये 6 वेरिएबल डाल दिए। सही है, और एक 7वां वेरिएबल स्ट्राइक रेट भी डाल दिया। सही है, उसके अंदर जितना भी नल पड़ा हुआ था वो सारा ड्रॉप मार दिया। तो हमारा अब हमारा वो फाइनल डाटा सेट तैयार हो गया जब हम मॉडल में पुश करेंगे। फिर हमने क्या किया, हमने उसी डाटा फ्रेम को मजीद हमने 2 वेरिएबल बनाए, एक्स और वाई। और हमने एक्स में डाल दिए सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई में डाल दिया डिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्ट्राइक रेट। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मॉडल को हम आगे जाके एक्स भी पुश करेंगे और वाई भी पुश करेंगे, लेकिन हम करेंगे ट्रेन डाटा। तो हमें टेस्ट डाटा भी कहीं स्टोर करना है, तो हमने 4 अलग अलग डाटा फ्रेम बनाए। हमने एक डाटा फ्रेम बनाया एक्स ट्रेन, एक बनाया एक्स टेक्स, एक बनाया वाई ट्रेन, एक हमने बनाया वाई टेस्ट। सही है। अच्छा, ये लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका ही इस तरीके से है कि आप ये 4 वेरिएबल कॉमा 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 लगा के आप लिखोगे, एंड इक्वल टू, फिर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इक्वल टू, आपने लिखा कि भाई इसको स्प्लिट करो एक्स और वाई, और उसका टेस्ट साइज होगा 0.2, यानी कि 80 20% से तोड़ना है, और रेंडमनेस उसमें 42 स्टेट आपने डाल दिया जो बाय डिफॉल्ट होती है। सही है, तो आप अगर इसको करते हो तो इससे क्या होता है, वो 4 अलग अलग डेटा फ्रेम बना देता है, जिसमें एक्स वेरिएबल यानी कि आपके सारे ये वाले, इन सारे वेरिएबल्स का 80% उठा के इसने डाल दिया है ट्रेन में, और 20% डाल दिया टेस्ट में। ठीक है, फिर जो एस आर है वो आपका वाई है, तो वाई में उसने 80% वाई ट्रेन में डाल दिया, 20% वाई टेस्ट में डाल दिया। सही है,
तो ये उसने 4 डेटा फ्रेम बनाए जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखें, ये मैं अभी इसको रन करता हूँ। तो ये इसने जो ये 4 डेटा फ्रेम बनाए हैं, इसको मैं एक अलग सेल बना रहा हूँ जो असाइनमेंट का पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। एक्स ट्रेन, यानी कि जिसमें इसने ये 6 वेरिएबल डाले, और उसका डाटा कितना डाला है इसने, उसने डाला है 80%, क्योंकि ये ट्रेन है। जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखें ये 6 वेरिएबल आ रहे हैं। फिर मैं अब उसको बोलूँ कि एक्स जो है वो टेस्ट दिखाओ, तो एक्स टेस्ट भी सेम इसी तरह से आएगा, लेकिन उसमें जो डाटा डला हुआ है वो सिर्फ 20% डला हुआ है। फिर मैं उसको बोलूँ कि भाई वाई टेस्ट दिखाओ, तो वाई टेस्ट में एक ही वेरिएबल है, वो है स्ट्राइक रेट, और वो भी 20% डला हुआ है इसमें। फिर मैं अगर उसको बोलूँ वाई ट्रेन दिखाओ, तो उसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, स्ट्राइक रेट, और उसमें 80% डला हुआ है। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि ये बेसिकली 4 अलग अलग आपके इसने वेरिएबल बनाए हुए, डेटा फ्रेम बनाए हुए। और उन चारों डेटा फ्रेम को फिर वो बाद में इनमें से दो को यूज करेगा, वाई ट्रेन को और एक्स ट्रेन को, इन दो को यूज करेगा। और बाकी ये जो टेस्ट वाला है, तो इस टेस्ट की बेसिस के ऊपर फिर हम आगे जाके अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे। क्लियर हुआ आपको? तो अब मैं दोबारा आप एक्सप्लेन करता हूँ। हमने क्या किया, हमने मॉडल पहले चूज किया, मॉडल इक्वल टू लिनियर रिग्रेशन। अभी तक तो उसको यही नहीं पता कि हम मॉडल कौन सा यूज करने जा रहे हैं, मॉडल आपके बहुत सारे हैं। हमने मॉडल चूज किया लिनियर रिग्रेशन ओएलएस, आपका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। फिर हमने मॉडल को हमने फिट किया, मॉडल डॉट फिट। हमने यहाँ पे एक्स ट्रेन लिया और वाई ट्रेन लिया, जो हमने ऑलरेडी 4 डेटा फ्रेम में से 2 हमने यहाँ पे पास कराया डेटा को ट्रेन करने के लिए। फिर हमने वाई प्रिडिक्शन का हमने एक वेरिएबल पास किया, और हमने कहा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और हमने यहाँ पे फिर टेस्ट पास करवाया एक्स का। वाई टेस्ट इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि वाई को तो ही प्रिडिक्ट करवाना है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे वाई टेस्ट नहीं, एक्स टेस्ट पास करेंगे। और ये आपका है 20% डेटा। एक्स टेस्ट में क्या था, वो आप रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि एक्स टेस्ट में क्या डाला था। एक्स टेस्ट में दोबारा बता देता हूँ, एक्स टेस्ट के अंदर ये 6 वेरिएबल थे, लेकिन 20% डाटा था। सही है। उसके बाद फिर हमने ये प्रिंट कर दिया, जो भी हमारे इनके डाटा साइज हैं, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वगैरह, ये सब आ गया। ठीक है। और फिर हमारी जो शुरू की जो 10 प्रिडिक्शंस हैं वो भी आ गई, एक्चुअल एस आर स्ट्राइक रेट और प्रिडिक्टेड स्ट्राइक रेट। सही है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनके जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट्स हैं, जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने इसी के ऊपर जैसे ग्राफ बनाया। मैंने देखा कि यार ये किस तरह का निकल रहा है, क्या ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है वो बिल्कुल सही है, या कहीं कहीं पे आउटलायर भी आ रहा है। अब देखें ये आउटलायर उसने कहाँ फेंका, ये देखें ये कितना डिस्पर्स हो गया। कहीं कहीं पे एक्चुअल स्ट्राइक रेट लेट से 122 थी, और मेरा मॉडल कह रहा है 84। ठीक है। कहीं पे ये भी हुआ कि मेरा मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि भाई 161, लेकिन एक्चुअल में स्ट्राइक रेट 165 हो गया, यानी कि इतना वेरिएंस नहीं है। ठीक है। लेकिन कहीं पे वेरिएंस बहुत ज्यादा है, कहीं पे लेट से ये 122 84 आ रहा है, ये 146 87 आ रहा है, ये 166 107 आ रहा है। तो मेरा मॉडल कह रहा है कि भाई ये बंदा इतना स्ट्राइक करेगा, लेकिन वो हुआ ये कि स्ट्राइक कुछ और हो गया। तो ये जो एक दरमियान में जो ये डिस्पर्जन और ये डिविएशन आ रहा है, ये एरर है। अब इस एरर को सही करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे कैसे सही करेंगे, या तो वेरिएबल्स को आप ऐड करो या रिफाइन करो, जो भी उसकी ट्यूनिंग वगैरह करो। खैर, तो ये जो एरर्स हैं ये कितने निकले, जी हमने पता चला कि भाई आर एम एस सी हमारा 20 आ रहा है, आर स्क्वायर्ड हमारा 41। यानी मॉडल जो एक्सप्लेन कर पा रहा है अपने आप को, वो सिर्फ 41% एक्सप्लेन कर पा रहा है, बाकी कह रहा है भाई मुझे नहीं पता, मेरे सर से गुजर गई, बाउंसर गुजर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो 58.4% तो वो कह रहा है कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें से बैटिंग का रोल क्या होगा, पिच की कंडीशन क्या आती है, पोजीशन की क्वालिटी क्या है, पावर प्ले है नहीं है, ये सब चीजें। तो ये हमने इंटरप्रिटेशन डाल दी। और भाई इसको प्लीज कॉपी मत किएगा, अगर आपको लिखना है तो आप अपनी वर्डिंग में लिखिएगा। सही है। रेसिड्यूल्स के ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा एक चार्ट बनाया। मैंने देखा कि भाई रेसिड्यूल जो है, यानी कचरा जो है वो आ कहाँ रहा है। सही है। अब प्रिडिक्शन हमारी लेट से यहाँ पे है। सही है। और रेसिडुअल जो कचरा जो पड़ा हुआ है, वो कभी कभी तो यहाँ पर भी गया इतना हाई, और कभी कभी इतना नीचे भी गया। तो ये बता रहा है कि मेरा कचरा जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है। रेसिडुअल्स को कहते हैं एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन, यानी कि कितना फर्क आया। सही है। जो मेरा वेरिएशन आ रही है वो मेरी प्रिडिक्शन से कितना वेरी कर रही। तो ये उसका मैंने बनाया ग्राफ।
और इसके ऊपर फिर मैंने दोबारा उसको डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए मैंने देखा कि मेरा डाटा अनबाइस्ड है या बाइस्ड है। अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव या लेफ्ट साइड स्क्यूड होता है या नेगेटिव स्क्यूड होता है राइट साइड, प्रॉब्लम होती। सही है, उससे पता चलता है भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बाइस्ड है डाटा। लेकिन हमारा डाटा बहुत ज्यादा बाइस्ड नहीं है। और ये बता रहा है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है और हमारा डाटा सही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा। सही है। तो बेसिकली ये मैंने एक डेंसिटी प्लॉट बनाया है जो कि शो कर रहा है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रिडिक्शन जो एरर्स आ रहे हैं उसको उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। और रेसिडुअल्स जो है वो बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्राइक रेट वर्सेस प्रिडिक्टेड। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादातर सेंटर्ड है अराउंड जीरो, यानी कि अनबाइस्ड है। सही है। मॉडल डस नॉट कंसिस्टेंटली ओवर प्रिडिक्ट ऑन प्रिडिक्ट। सही है। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्लाइटली राइट स्क्यूड, बहुत स्लाइटली राइट स्क्यूड है, suggesting that in some cases the model underestimates the strike rate of certain player। कुछ खास प्लेयर्स हैं जिनका स्ट्राइक रेट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही, अंडर एस्टिमेट कर रही। ओवरऑल द रेसिडुअल पैटर्न इंडिकेट द मॉडल कैप्चर द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन बैटिंग स्टैटिक्स एंड स्ट्राइक रेट, ऑल्थो सम प्रिडिक्शन एरर रिमेन ड्यू टू फैक्टर्स नॉट इंक्लूडेड इन द डेटा सेट। सही। तो ये है थोड़ा सा मसले मसाइल और ये रहेंगे। और अगर डाटा सेट आपका थोड़ा सा और इनरिच हो, उसमें नए वेरिएबल्स आए, तो हो सकता है शायद आपका मॉडल को अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके डाटा में वेरिएबल्स होंगे उतनी ज़्यादा आप अपने मॉडल में पैरामीटराइजेशन करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप जेनेटिव एआई यूज़ करते हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह, इनकी भी ट्रेनिंग हुई है। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग आप करोगे, जितने ज्यादा बिलियंस आपके पैरामीटर्स होंगे, उतना ज्यादा आपका मॉडल इनरिच होगा और अच्छे तरीके से काम करेगा। सही है। शुरू में आपके पास चैट जीपीटी भी जो आया था तो वो भी भंड मार रहा था। सही है, जेमिनाई और चैट जीपीटी और बहुत सारे मॉडल्स। लेकिन उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव किया। और वो इम्प्रूव उन्होंने जो किया वो उसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोफिशिएंट निकालने को उसने कहा था, हमने तो खैर सभी के निकाल लिए। उसने कहा था सिर्फ इसका निकालना, छक्के का। सही है। लेकिन हमने चौके वगैरह रन वन सबके निकाल लिए। तो हमें ये पता चला कि भाई छक्के का जो कोफिशिएंट है वो कंपेरेटिवली बाकी सबसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। सही है। तो हमने यहाँ पे इसको ये देखें, कोफिशिएंट फॉर सिक्सेस इज अप्रोक्सीमेटली 1.8। दिस मीन्स के जितने भी दूसरे वेरिएबल्स हैं उसके मुकाबले इसका काफी अच्छा है। और इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एडिशनल छक्का मारूं तो मेरा स्ट्राइक रेट कितने से इंप्रूव करेगा। मिसाल है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा मैच खेल लूं तो मेरा स्ट्राइक रेट कितना इंप्रूव करेगा। अगर मैं एक चौका एक्स्ट्रा मार लूं, एक छक्का एक्स्ट्रा मार लूं, अगर मैं अपनी 50 बढ़ाऊंगा तो उल्टा नेगेटिव में, यानी कि स्ट्राइक रेट मेरा नीचे हो जाएगा अगर मैं 50 से इंक्रीज कर जाऊंगा एक एडिशनल 50। तो कहीं पे नेगेटिव है और कहीं पे पॉजिटिव है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। उसके बाद अच्छा, ये मैंने आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई अगर आप मॉडल को प्रिडिक्ट करते हैं तो उसमें अगर आप मैनुअली लेट्स से नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, मैंने लिखा कि भाई मैंने 12 मैच खेल रखे हैं और मैंने 12 मैच में टोटल जो नंबर ऑफ स्कोर्स मैंने किए हैं वो लेट्स से मैंने 2 सेंचुरियां बनाई हुई हैं और 40 रन, 240 रन मैंने बनाए हुए हैं। और लेट्स से मैंने चौके कितने मारे हैं, मैंने लेट्स से 34 मैंने चौके मारे हैं। और लेट्स से मैंने 16 मेरे छक्के हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल। और मैंने 50 कितनी बनाई है, मैंने अब तक सिर्फ एक ही 50 बनाई है। ये सॉरी, मैं इसको 3 50 कर देता हूँ ये। और मेरा बैटिंग एवरेज कितना है, मैं लेट्स से डाल देता हूँ उसमें फॉर एग्जांपल 45, या जो भी मैंने एक एवरेज डाल दिया। तो उसकी बेसिस के ऊपर ये मुझे प्रिडिक्शन करके दे रहा है कि भाई आपका प्रिडिक्टेड स्ट्राइक रेट 194। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा इंटरेक्टिव किया और एक सिमुलेटर बना दिया। अब यहाँ पे आपका स्ट्राइक रेट जो है ना ये ऑटोमेटिकली वेरी करेगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ों को वेरी करूंगा तो आपके ये सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली आपकी चेंज होगी। तो ये एक सिमुलेटर है, ये आप लाइव डिप्लॉय कर सकते हैं। फ्रेंचाइज आपके डिसीजन लेकर उसको लाइव डिप्लॉय कर सकती है ये, लेकिन ये एग्जाम का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको सिर्फ वैसे ही करके दिखाया। अच्छा, फिर आपको एक डाटा आपको एक्सपोर्ट करना था। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरा एक डाटा फ्रेम बना देगा, जो उसने जैसा कहा वैसा मैंने बना के डाटा फ्रेम बना के डाल दिया। ये यहाँ पे मेरे पास डाटा फ्रेम आ गया। इसको आप अपने आई कैप के जो आपका ऑफिशियल पोर्टल है उसके ऊपर आप इसको अपलोड करोगे।
ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट का पार्ट है। फिर आपने फाइनल जो आपका कंक्लूजन था ये आपने बना के डाल दिया, और आपने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी कि भाई फ्रेंचाइज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी मैंने कहीं कमेंट्स किए हुए हैं, जहाँ एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ तो आपको करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन जहाँ एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वहाँ प्लीज आप अपनी वर्डिंग में इसको लिखो, मेरी वर्डिंग को प्लीज आप कॉपी मत कीजिएगा। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट तो मुश्किल से 15-20 मिनट का था, लेकिन एक्चुअली में असाइनमेंट में जो टेक्निकल जार्गन्स थे उसकी थोड़ी फाउंडेशन नॉलेज देनी थी, वो मैंने आपको दे दी। अब हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव के ऊपर। गूगल ड्राइव पे लेट्स से ये मेरा असाइनमेंट था, इसको मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। सही है। ये आप अपने गूगल ड्राइव पे, जो आपको जीमेल के साथ आपको मेरे ख्याल से 10-15 GB का तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, तो वहां पर आप अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देगा। जो उसका रेलेवेंट लेक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रेलेवेंट लेक्चर आपको गूगल कोलैब कैसे यूज करना है वो आपको पिछले पुराने असाइनमेंट्स में भी नजर आ जाएगा। और ARTT और IQ सेफ दोनों पोर्टल्स के ऊपर आपको पाइथन, अगर आप फाउंडेशन पे जाएंगे तो आपको हाउ टू यूज गूगल कोलैब, ये जो लेक्चर है ये आप अटेंड कर लेंगे तो आपको पता चलेगा गूगल कोलैब आपको कैसे यूज करना है। सही है। तो आपने यहाँ पे इसको अपलोड किया। गूगल कोलैब की इंस्टॉलेशन कैसे होगी वो मैंने आपको उस वाले लेक्चर में बता दिया। सही है। फिलहाल अब आपका गूगल कोलैब की इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो रखी है गूगल ड्राइव के साथ। इंस्टॉलेशन मतलब आपको ये एड इन इंस्टॉल करना पड़ता है गूगल ड्राइव में। तो ये ऑलरेडी अगर हुआ है तो उसको आपने यहाँ पे ओपन किया, तो ये आपका ओपन हो गया। जब आपका गूगल ड्राइव पे आप जब उसको ओपन कर लोगे गूगल कोलैबोरेटरी के ऊपर, तो ये इस तरीके से आपके पास खुल कर आएगा नजर। सही है। अब इसमें भी मिसाल है, अब ये जो शुरू के सेल हैं ये तो सब खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनके आउटपुट मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने सारे आउटपुट क्लियर कर दिए। सही है। और मुझे शुरू के ये सेल्स को तो रन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ये देखें, यहाँ से मैं इसको रन करूंगा। हो सकता है रन करने में थोड़ा सा टाइम ले, आ, जितना जल्दी रन होगा उतना जल्दी आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये कि ये डिपेंड करता है इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। और गूगल कोलैब जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ। गूगल कोलैब जो है वो बेसिकली आपकी कंप्यूटर की स्पेक्स यूज नहीं करती, उसको सिर्फ एक इंटरनेट का एक अच्छा कनेक्शन चाहिए, दैट्स इट। सही है। आपके अगर कंप्यूटर में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं हो पा रहा, उन हजरात के लिए गूगल कोलैब का ऑप्शन ऑल्टरनेट है। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीज़ें दे देती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जिसमें आप 15 GB तक का, मेरे ख्याल से 15 या 10 GB तक का आपको फ्री डाटा मिल जाता है। और उसके बाद आप अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड करके यहाँ पे पूरी रन नोटबुक को आप रन कर सकते हैं। और साथ साथ इसको आप शेयर वगैरह भी कर सकते हैं। आपको मेरे ख्याल से इसमें 12 GB तक की आपको रैम मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मेरा क्लाउड आ रहा है 100 GB का। आपको जो फ्री क्लाउड मिलेगा वो मेरे ख्याल से 10-15 GB तक का होता है, जो कि इनफ है, स्टूडेंट के लिए इनफ है। अगर कोई मशीन लर्निंग का इंजीनियर है, कोई डेटा साइंटिस्ट है, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर पैकेजेस ले लेता है। ये मुख्तलिफ आपके पैकेजेस अवेलेबल हैं इसके ऊपर। आपको अगर GPU वगैरह यूज़ करने हैं, TPU वगैरह यूज़ करने हैं, थोड़ा और एडवांस आपकी मशीन लर्निंग पाइपलाइन है, या गूगल क्लाउड के ऊपर जाना है तो आप उसके ऊपर आप जा सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पास पाइथन का यहाँ पे आ रहा होता है, ये मैं दिखा भी देता हूँ। आप अभी पाइथन रन कर रहे हो, इसमें जूलिया दूसरी लैंग्वेजेस भी आ रही होती हैं। और अभी हम राइट नाउ CPU यूज कर रहे हैं, जो एक्चुअली में गूगल का जो सर्वर है, जो डाटा सेंटर है, ये उसका CPU यूज हो रहा है, आपके लैपटॉप का यूज नहीं हो रहा। अगर आपने पैकेज कुछ अच्छा ले रखा होता, जैसे ये T4 GPU आ रहा है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इससे ये होता है कि फिर अगर हमें कूडा की कमांड यूज करनी है, यानी कि GPU यूज करना है, तो GPU में ये होता है कि जो लाइब्रेरीज आप ट्रेडिशनल नॉर्मल CPU के ऊपर रन करते हो, GPU जो है उससे कई गुना ज्यादा फास्ट स्पीड पर रन कर देती है। तो सबसे जो लेटेस्ट जो आपका GPU है वो मेरे ख्याल से A100 GPU आ रहा है। फिर आपका आ जाता है TPU।
टीपीयू जो है वो फिर जीपीयू से भी एक नई नई एडवांस चीज है, वो है टेंसर फ्लो पर यूनिट। तो वो आपका उससे भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। लेकिन ये है कि ये सब चीजें आपके पास तब आती हैं जैसे जैसे आपके जो पैकेजेस होते हैं उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, और फिर आप उसको कंज्यूम करते हो। ठीक है। तो आपको तो सिर्फ सीपीयू पे अपने रन करने की जरूरत है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास जीपीयू भी आपके पास मौजूद होता है, और आप अपनी मशीन लर्निंग की पाइपलाइंस को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप गौर से देखो, आप पांडास को यहाँ पे आप लोड कर रहे हो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, तो ये बेसिकली पांडास को आपने लोड किया नॉर्मल, और फिर आपने डेटा सेट को लोड किया। ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है जो आप करते हो। लेकिन यही काम अगर आप जीपीयू के ऊपर करो, तो ये देखो ये कितना फास्ट हो रहा है। सही है। बास औकात तो 100 टाइम्स फास्ट काम करता है आपका, जब आप कूडा कमांड के ऊपर आप रन करते हो, यानी कि जीपीयू के ऊपर आप यूज करते हो। कूडा मतलब यानी कि जहां पर आप CUDF को ऑन कर लेते हो, वहां पे आपके लैपटॉप की या जो आपका गूगल पे अगर आप यूज कर रहे हो तो वो जीपीयू यूज हो रही होती है। ये अगर मैं ये लोकल मशीन के ऊपर रखकर चलाता, तो वहां पे भी मैं अपनी कूड़ा की कमांड यूज कर सकता हूँ। और अगर मेरे लोकल मशीन पे जीपीयू नहीं है, तो मैं उसको फिर मैं गूगल कोलैब के ऊपर रन कर सकता हूँ, वहां पर मैं जीपीयू को खरीद सकता हूँ। लेकिन सिर्फ गूगल कोलैब ही नहीं है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जीपीयू ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये मेरा पहला सेल है, इसको मैंने रन कर लिया। उसके बाद अब जो दूसरा सेल है जो मैंने आपको कहा था कि ये मैं गूगल कोलैब में रन करूंगा, तो इसको मैं रन करने से पहले आपको दिखा भी देता हूँ। ये फाइल्स का एक आपके पास ये पेन आ रही है फाइल्स की। इसमें आप यहाँ पे डाटा को अपलोड कर सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो, आप इसको रन करोगे। रन करने के बाद वो आपसे कहेगा कि भाई वो फाइल कहाँ है। आपने फाइल को चूज किया, फाइल आपकी थी ये प्लेयर्स के नाम से, आपने इस फाइल को अपलोड किया, तो ये दिखा रहा है 100% डन। और ये फाइल आपकी फिर यहाँ पर आ गई। ये देखें, ये players.csv की ये फाइल आपके यहाँ पर आ गई। आप यहाँ पर भी उसको अपलोड कर सकते हो, सही है, और उसको यूज कर सकते हो। खैर, तो हमने यहाँ पर उसको लोड कर लिया। अब ये जो अगला सेल है लोकल मशीन वाला, इसको मैं रन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डेटा फ्रेम लोड कर चुका हूँ। इसको मैंने यहाँ पर रन किया, ये मेरा डी टाइप्स आ गई। उसके बाद फिर वही दोबारा कि मैंने HS को सही करना था, उसके बाद सारे न्यूमेरिक्स करने थे। उसके बाद फिर मैंने प्लेयर्स और कंट्री उसको अलग अलग करना था। उसके बाद फिर मैंने यूनिक निकाल लिया। फिर मैंने उसके बाद, सॉरी ये रहा यूनिक। और उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, लिस्ट बना ली। फिर मैंने बाउंड्रीज का कॉलम बनाया। उसके बाद फिर मैंने उसका ग्राफ बना लिया, और ये अगला ग्राफ बना लिया। और ये फिर ये वही आपका दोबारा आ गया। तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बस मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपके पास हर सेल रन होगा, कोई भी ऐसा कोई एरर वगैरह आपके पास नहीं आएगा। आ, आपका 100% काम जो आप लोकल मशीन पे करते हो, वो 100% काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मैं उस मॉडल की प्रिडिक्शन देखूंगा कैसी है। उसके बाद फिर मैं उसकी एक्यूरेसी चेक करूंगा, R² कितना आया, RMSE कितना आया। फिर रेसिडुअल्स के ऊपर मैंने ग्राफ बनाया जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर मैंने रेसिडुअल्स का पैटर्न देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखी, ये भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद फिर मैंने कोफिशिएंट निकाला, ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, मैंने प्रिडिक्शन करके देखी। ये मैं अब ऐसे ही डाल रहा हूँ, इसको आप आराम से देखते रहेगा। खैर, ये मैंने सब डाल दिया तो मेरे पास ये प्रिडिक्शन आ गई। फिर इसको मैंने रन किया, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। ये आप अपने इस हिसाब से इसको, तो ये आपकी प्रिडिक्शन आपकी उस हिसाब से करता रहेगा। और ये फिर आपको जो DF2 सेव करना है, उसको आप जब रन करेंगे तो ये यहाँ पे सेव कर लेगा। तो ये मैंने इसको रन किया, ये इसने DF2 यहाँ पे सेव कर लिया। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड जहाँ पे भी आपको डाउनलोड करना है। और फिर उसको आप मतलब ये मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया, तो इसको फिर आपको अपलोड करना होगा।
ठीक है। तो आपकी जो ये जुपिटर नोटबुक की ओरिजिनल फाइल है, इसको भी और इसको भी, अब आप कहेंगे जुपिटर नोटबुक की फाइल क्या है, जुपिटर नोटबुक की फाइल आपकी ये रही। ये आपका जो काम है ना वो यहीं पे सेव हो रहा है। अभी तो ये आखिरी बार 751 पे हुआ है। ये देखें, इस पर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं सिर्फ कंट्रोल सेव करूंगा, तो ये देखें ये सेव हो रहा है। कंट्रोल सेव लिखा, ये सेव हो गया। और ये यहाँ पे दिखा भी रहा है कि मेरी चेंजेस सेव हो रही हैं। ये मुख्तलिफ वर्जन सेव कर रहा होता है, ताकि कभी एकदम से कुछ क्रैश कर जाए तो ऑलरेडी आपका काम सेव हो, ज़ाया ना हो। तो ये आपकी फाइल यहाँ सेव हो रही है, आपको बस जहाँ आपने अपलोड की थी वहीं से डाउनलोड करनी। क्लियर हुआ? मैंने गूगल ड्राइव पे जहाँ आपने अपलोड किया उसी लोकेशन से उसी फाइल को डाउनलोड करें। तो ये आपकी फाइल तैयार हो गई एग्जाम के लिए, सॉरी, असाइनमेंट के लिए। वहाँ आप उसको अपलोड कर देंगे, इस फाइल को भी अपलोड करना है। और आपको ये जो DF2 फाइल बनी है इस फाइल को भी अपलोड करना है। सही है? तो DF2 को कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपकी फाइल्स का हो गया। तो फिर फाइनली आपका ये कंक्लूजन आ गया। तो जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब का जो लेआउट है उस 90% सेम है। ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज है, इसके अंदर जेमिनाई इंटीग्रेट किया हुआ है। आप इसमें जेमिनाई से पूरी इंटायर पाइपलाइन बना सकते हैं। और जेमिनाई जो है वो आपके मतलब समझ लें, वो पूरा पाइपलाइन ये समझ के बनाता है कि ये उसकी खुद की पाइपलाइन है, उसके एरर वगैरह सब खुद ही रिमूव करेगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए। तो जेमिनाई शुरू में इंटीग्रेट किया था तो वो थोड़ा सा फंस रहा था, कुछ मसले हो रहे थे, लेकिन अब जेमिनाई जो उसमें इंटीग्रेट हुआ है वो अब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करें, एकदम जबरदस्त किस्म का काम करता है। ठीक है। इसमें ये जेमिनाई को आप अपग्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये जेमिनाई इंटीग्रेट कर दिया, पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी हमारे टाइम पे। उसके अंदर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। आप टर्मिनल प्रॉम्प्ट के ऊपर इसके ऊपर काम कर सकते हो, जैसे सी सी का आपकी प्रॉम्प्ट होती है आपकी। और इसमें कितनी डिस्क है, रैम वैम, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। साथ साथ आपके जो रन टाइम है, एजुकेशन फ्रेम्स आपको नज़र आ जाएंगे। आपने पहले जो कोड आपने रन किया है उसमें कितना टाइम लगा, क्या हुआ, आप क्या क्या आप एग्जीक्यूट कर चुके हो, ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे आ रही होती हैं। बाकी कुछ इसके अपने कुछ रिबन्स के ऑप्शन हैं, जस्ट लाइक जैसे आपके जो नोटबुक पे होते हैं सेम उसी तरीके से हैं। तो ये आप वक्त के साथ साथ इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, गिटअप वगैरह पे भी लेके जा सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये आप कैगल से डाटा लोड करना चाहो वहां से ला सकते हो, जो पब्लिक डाटा सेट्स होते हैं। फाइल आपको मैंने समझा दिया। ये एपीआई है, आप गूगल की एपीआई से कनेक्ट कर सकते हो उसको। किसी डाटा को इंस्पेक्ट करना है या कोई कोड स्निपेट, आपको कोई बना बनाया कोड लेकर आना है, तो आप कोड स्निपेट सर्च करके ला सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आ, कोई पूरी पाइपलाइन है बनी बनाई और आपको नहीं पता कि कैसे लें, फॉर एग्जाम्पल डाटा को गूगल ड्राइव पे कैसे सेव करना है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पूरा उसने कोड बता दिया कि इस कोड को आप कॉपी करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डाटा आपका कॉपी हो जाएगा। सही है? गूगल ड्राइव के ऊपर सेव हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इसने एक छोटा सा स्निपेट बना के दे दिया, तो ये स्निपेट को आप बाद में यूज कर सकते हो। तो ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि बने बनाए आपके जो कोड के ब्लॉक्स होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। कि आपको कुछ भी करना है, लेट्स से गूगल ड्राइव पे फाइल्स की लिस्टिंग देखनी है तो उसके लिए ये ब्लॉक है। या और कुछ कोई काम करना है, लेट्स से आपको अ, और क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो आपके ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे आ जाएंगी। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको पांडास यूज करना है लेकिन कूडा कमांड के जरिए। तो ये कूडा कमांड यानी कि जीपीयू के जरिए। तो उसका ये पूरा ब्लॉक इसने दे दिया। तो ये अब आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे और अपने ओरिजिनल कोड में ले जाओगे। तो बने बनाए कोड के स्निपेट्स हैं, कोड के ब्लॉक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फाइंड रिप्लेस्ड आ रहा है। ये टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है जो बेसिकली मेरा असाइनमेंट कहाँ से शुरू हुआ, नेक्स्टर कमेंट, ये मतलब मेरे असाइनमेंट की उसने पूरी लिस्टिंग की हुई है। तो कुछ बहुत सारे फीचर्स हैं जो जुपिटर नोटबुक में नहीं है, वो गूगल कोलैब के अंदर है। और हो सकता है कुछ फीचर गूगल कोलैब में ना हो जो जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन ये है कि आपको फिलहाल ये कि 90% आपका एनवायरनमेंट आपको इसके अंदर आपको सेम नजर आएगा। तो हम असाइनमेंट पे आ जाते हैं। असाइनमेंट पे हमारी तकरीबन सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि जो आपको सही से एक्सप्लेन नहीं की गई है वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।
मैंने कोशिश की है कि जितना मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको तरीके से सिस्टमेटिकली गो थ्रू कर सकूं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, तो मैंने आपको एक अच्छे तरीके से वेल एक्सप्लेन किए। फिर भी अगर कोई ना कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं इसको प्लीज़ आप थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो भी मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया है। और इसके दरमियान जो हम पूरे प्रोसेस से गुजरे वो भी मैंने आपको पूरा तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ उसको ऐसा गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें मैंने थोड़ी बहुत स्टैटिक्स, थोड़े बहुत जो टेक्निकल जार्गन्स थे मशीन लर्निंग से रिलेटेड, वो सब मैंने इसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। कोई इसमें ऐसी चीज़ हो जो आपको लग रही हो कि आप उस टॉपिक में वीक हैं या आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही, उसका आप रेलेवेंट लेक्चर आप अटेंड कर लें। सारे लेक्चर्स नहीं, सिर्फ उसका रेलेवेंट लेक्चर। और अगर उसके लिए भी टाइम नहीं निकल पा रहा तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप उसको जेनेटिव एआई के जरिए लेवरेज करें। जेनेटिव एआई के अंदर आप जाएं और वहां पे चैट जीपीटी, जेमिनाई और फिर अपना नोट एलएलएम आ गया, वो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए आपको सारा स्टफ मवाद बना के दे सकता है। आपके लिए एमसीक्यूज बना देगा, फ्लैश कार्ड बना देगा, आपके लिए सिनेरियो बना देगा, आपके लिए आसान आसान डेफिनेशन बना देगा जो आपको लेमैन लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। तो इस टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा लेवरेज करने की कोशिश करें। साथ साथ ग्रुप में कोई भी चीज़ पूछने की आपको समझ में आएगा ये चीज़ पूछी जा सकती है तो आप उसको पूछ लें। हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि असाइनमेंट से रिलेटेड है या असेसमेंट से रिलेटेड है, वो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। टिल असेसमेंट, जब तक असेसमेंट नहीं होगी तब तक मैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। बीच में जो मैं अवेलेबिलिटी नहीं थी मेरी, उसकी वजह ये थी कि मैं ये जो आपके लिए वीडियो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड कर रहा था और असाइनमेंट्स को सॉल्व कर रहा था। ताकि मेरी कोशिश ये है कि असेसमेंट जब बच्चा दे तो वो असाइनमेंट को सिर्फ ये नहीं कि उसको सॉल्व करना आता हो, बल्कि उसकी पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग हो और वो हर तरीके से असाइनमेंट को समझता हो, जानता हो। सही है। बाद औकात ये भी होता है कि असाइनमेंट उसका पास हो गया लेकिन वो असेसमेंट में फेल हो गया, बिकॉज क्योंकि उसके ऊपर असाइनमेंट की कोई ग्रिप नहीं थी। तो इस किस्म के चांसेस होते हैं। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। और इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ मैं सोल्यूशन की फाइल भी मैंने अपलोड की है और उसके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी, इसको प्लीज़ ऐसे गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।